आ जाओ, देखते हैं विक्रांत को कौन लेकर जाता है। भीमा को घूरते हुए उग्रमल बोला। विक्रांत की आंखों की पुतलियां हिल रही थी। इसका मतलब वो बेहोश नहीं था, वो बस शांति से उन लोगों की बातें सुन रहा था। जैसे ही भीमा और उग्रमल एक दूसरे की तरफ दौड़े, झट से आंखें खोलते हुए विक्रांत उठ खड़ा हुआ। उसे उठते देख स्वामी, आदि और नरोत्तम शॉक्ड हो गए। डरी हुई आवाज में नरोत्तम बड़बड़ाया, तुम जिंदा हो? यह कैसे संभव है? तुम्हें मारने से पहले मैं कैसे मर सकता हूं? कहते हुए विक्रांत पलक झपकते ही नरोत्तम के सामने पहुंच गया। भीमा और उग्रमल शांति से एक तरफ खड़े हो गए थे। विक्रांत के हाथ में तलवार और आंखों में जानलेवा इरादा देखकर नरोत्तम डर गया था। उसकी आंखों में आंखें डालते हुए विक्रांत ने पूछा, अब बताओ, कैसे मरना चाहोगे तुम? पीछे हटकर डरी हुई आवाज में हकलाते हुए नरोत्तम बोला, देखो विक्रांत, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे तो इस स्वामी ने तुम्हारे खिलाफ भड़का दिया था। तुम्हारा असली दुश्मन ये है। नरोत्तम को पीछे हटते देख स्वामी और आदि का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया था। गिड़गिड़ाती हुई आवाज में स्वामी ने नरोत्तम से कहा, मैं तुम्हारा सगा भाई हूं, तुम ऐसे कैसे मुझे मौत के मुंह में धकेल सकते हो? कौन सा भाई? कौन हो तुम? मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, ये तुम्हारी लड़ाई है, तुम खुद लड़ो। नरोत्तम ने जवाब दिया। उसकी बातें स्वामी का डर बढ़ा रही थी। उसे अब बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जोर से उसने कहा, विक्रांत के घर में घुसकर उसके आदमियों को तुमने ही मारा है। मैंने तो उसके किसी आदमी को छुआ तक नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे वहां तुम ही लेकर गए थे। मैं तो विक्रांत को जानता तक नहीं था। नरोत्तम ने डरी हुई आवाज में जवाब दिया। वो बस किसी भी तरह से बचना चाहता था। उन दोनों को आपस में झगड़ते देख विक्रांत ने जोर से कहा, बंद करो ये ड्रामा, थोड़ी देर में तुम दोनों ही मरने वाले हो। इतना बोलकर विक्रांत ने एक ही वार में उन दोनों को ढेर कर दिया था। उन्हें मारने के बाद विक्रांत वहां से वापस जाने के लिए मुड़ गया। उसको जाते देख भीमा, रजनी और उग्रमल ने विक्रांत को रोक लिया। विक्रांत ने उग्रमल से पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? मेरा मतलब है, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। मैंने तुम्हारी पावर्स देखी हैं। अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो दुनिया पर राज करोगे, और अकेले रहोगे तो किसी दिन मारे जाओगे। उग्रमल ने जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर मुस्कुराते हुए विक्रांत बोला, मुझे नहीं करना दुनिया पर राज। तुम्हारे साथ जुड़ने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। विक्रांत की बात सुनकर भीमा खुश हो गया। आगे बढ़ते हुए उसने कहा, बिल्कुल सही फैसला किया है तुमने। इन लोगों के साथ जुड़ने से तुम्हें कोई फायदा नहीं है। अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो हम तुम्हें जो मांगोगे वो देंगे। उसकी तरफ देखते हुए विक्रांत बोला, मुझे तुम्हारे साथ जाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। मेरे पास करने के लिए अभी बहुत से काम है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम दोनों ही यहां से निकल जाओ। इतना बोलकर विक्रांत आगे बढ़ गया। उग्रमल ने फिर से उसका रास्ता रोक लिया और गुस्से में उसे घूरते हुए बोला, रिक्वेस्ट का समय चला गया। अब मेरा यह आदेश है कि तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। तुम हमें मना नहीं कर सकते हो। उसकी बात सुनकर धीमी आवाज में विक्रांत ने पूछा, अगर मैंने मना कर दिया तो क्या कर लोगे तुम? तुम्हारी टांगे तोड़कर तुम्हें ले जाऊंगा। उग्रमल ने जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर हल्के से मुस्कुराते हुए विक्रांत बोला, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। आंखें सिकोड़ते हुए उग्रमल बोला, क्या कहा तुमने? मेरी औकात नहीं है? तुम खुद को समझते क्या हो? नरोत्तम जैसे मच्छर को मारकर तुमने खुद को भगवान समझ लिया है क्या? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली पावर क्या होती है। इतना बोलकर उग्रमल ने अपने हाथ हवा में लहराए। अचानक ही विक्रांत पर दबाव बनने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और माथे से पसीना टपकने लगा। जोर से भीमा ने आवाज लगाई, अगर तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें इससे बचा सकता हूं। मैंने कहा ना, मैं तुम में से किसी के साथ नहीं जाऊंगा। दबाव का विरोध करने की कोशिश करते हुए विक्रांत बोला। विक्रांत समझ गया था कि वो लोग उससे ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए अब वहां से भागने के अलावा विक्रांत के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मौका देखकर विक्रांत वहां से भाग पड़ा। उसे भागते देख उग्रमल ने चिल्लाकर अपने आदमियों से कहा, पकड़ो उसे, वो भागना नहीं चाहिए। अगले ही पल वो लोग तेज गति से दौड़े और विक्रांत को घेर लिया। रजनी ने भीमा से पूछा, भाई हमें अब क्या करना चाहिए? हमें विक्रांत को लेकर ही जाना होगा, वरना हमारे कबीले के सरदार हमें सजा देंगे। भीमा ने जवाब दिया,
और विक्रांत की तरफ दौड़ पड़ा। विक्रांत के माथे पर पसीना आ गया था। वो समझ गया था कि अब वो वहां से भाग तो नहीं सकता था। उसके पास अब सिर्फ दो ही ऑप्शन थे। पहला, वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता और दूसरा, वो उनसे लड़कर अपनी जान बचा लेता। विक्रांत ने लड़ने का ऑप्शन चुना। झट से उसने अपनी तलवार निकाल ली। उसे तलवार निकालते देख मुस्कुराते हुए उग्रमल बोला, बच्चे, तुम हमसे लड़कर जीत नहीं पाओगे। कोई बात नहीं, किसी का गुलाम बनने से अच्छा है कि मैं लड़ते हुए मर जाऊं। विक्रांत ने जवाब दिया। उसकी आंखों से अब डर गायब हो चुका था। लड़ाई शुरू हो चुकी थी। तलवार लहराते हुए विक्रांत बीच में कूद पड़ा था। थोड़ी ही देर में उग्रमल के लोगों की गर्दन कटती दिखाई देने लगी। उसे ऐसे लड़ते देख रजनी और भीमा भी शॉक्ड थे। भीमा बड़बड़ाया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लड़का इतना पावरफुल होगा। इसकी तलवारबाजी बहुत अच्छी है। हो सकता है ये सीक्रेट एरिया से हो। रजनी ने जवाब दिया। उधर ये दोनों बातें कर रहे थे। उधर उग्रमल ने विक्रांत को दबोच लिया था। उसे दूर धकेलते हुए उग्रमल बोला, मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो सुखी रहोगे, वरना आज यहीं मारे जाओगे। मैं भी तुम्हें फिर से कह रहा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं लड़ता रहूंगा। विक्रांत ने जवाब दिया और अपनी तलवार वापस रख ली। उसे तलवार वापस रखते देख मुस्कुराते हुए उग्रमल बोला, तो तुमने मेरे साथ चलने का मन बना लिया है? नहीं, मैंने तुम्हें मारने का मन बना लिया है। कहते हुए विक्रांत ने अपनी रिंग को चूमा और एक जोरदार मुक्का मारने के लिए उग्रमल की तरफ दौड़ा। उग्रमल ने अपना हाथ आगे कर दिया। विक्रांत के मुक्के की पावर से उग्रमल के हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। दर्द से उग्रमल कराह उठा। बिना तलवार के विक्रांत को लड़ते देख भीमा और रजनी की आंखें चौड़ी हो गई थी। रजनी ने धीमी आवाज में उससे कहा, भाई, हमें बॉस को पहले इस बारे में सब बताना होगा। इस लड़के की पावर्स हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा है, लेकिन अगर हम लोग यहां से निकले तो उग्रमल उसे ले जाएगा। भीमा ने जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर रजनी ने कहा, देखकर लग नहीं रहा कि उग्रमल इससे जीत पाएगा। विक्रांत के हमले से उग्रमल डरा नहीं था। अपना दर्द छिपाते हुए उसने अपने हाथ लहराए और अचानक ही धूल का बवंडर वहां उठ गया। जब धूल साफ हुई तो भीमा और रजनी ने देखा विक्रांत जमीन पर पड़ा हुआ था। उसका शरीर खून से लथपथ था। उग्रमल उसके सामने खड़ा था। उसके भी शरीर से खून बह रहा था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि उसने जंग जीत ली। रजनी ने डरते हुए भीमा से कहा, भाई, इसने विक्रांत को हरा दिया, अब ये उसे ले जाएगा। बताओ हम क्या करें? हमें उग्रमल पर हमला करना होगा। हम किसी भी हाल में से विक्रांत को ले जाने नहीं दे सकते। भीमा ने कहा और आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, उसने देखा अपनी तलवार का सहारा लेते हुए विक्रांत फिर से उठ खड़ा हुआ था। उसे उठते देख उग्रमल शॉक्ड हो गया। आंखें सिकोड़ते हुए वो बड़बड़ाया, तुम फिर खड़े हो गए। तुम्हारी पावर सब मेरी समझ से बाहर होती जा रही है। तुम मेरा सामना कैसे कर सकते हो? जब तक मेरी आखिरी सांस बची है, मैं लड़ता रहूंगा। अपने शरीर से धूल झाड़ते हुए विक्रांत बोला। उग्रमल की आंखों में अब जानलेवा इरादा उभर आया था। उसने भी अपनी तलवार निकाल ली थी। उसे तलवार निकालते देख रजनी बोली, इसे रोको। अगर इसने विक्रांत को मार दिया तो वो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। तुम चिंता मत करो, ये विक्रांत को नहीं मारेगा, क्योंकि इन लोगों को भी विक्रांत जिंदा चाहिए है। भीमा ने जवाब दिया। उग्रमल की तलवार से रोशनी निकल रही थी और विक्रांत की तलवार भी सुनहरी रोशनी से चमकने लगी थी। दोनों ही तलवारों की रोशनी आपस में टकरा रही थी। अचानक से वो रोशनी उग्रमल पर गिरी और वो उड़कर दूर जा गिरा। विक्रांत के हमले से उग्रमल के जो 2-4 लोग जिंदा बच गए थे, वो दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे और उसे संभालते हुए पूछा, बॉस, आप ठीक तो हो ना? उग्रमल धीरे धीरे खड़ा हुआ और दर्दनाक आवाज में बोला, इस लड़के में बहुत से राज छिपे हुए हैं। पकड़ लो इसे। हमारे सरदार यह पता लगाएंगे कि इसकी असली कहानी क्या है। उसके आदमियों ने दौड़कर विक्रांत को पकड़ लिया। दबी आवाज में विक्रांत बोला, क्या हुआ? डर गए तुम? मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं बची है तुम में, इसीलिए अपने पिल्लों का सहारा ले रहे हो। उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए उग्रमल बोला, तुम्हारे पास अब और लड़ने की शक्ति नहीं है। अगर मैंने एक और हमला किया तो तुम मर जाओगे और हमें तुम जिंदा चाहिए हो। इतना बोलकर उसने अपने आदमियों की तरफ चलने का इशारा किया। विक्रांत को पकड़कर जैसे ही वो लोग चलने लगे,
रजनी और भीमा ने उनका रास्ता रोक लिया। उग्रमल शॉक्ड हो गया। विक्रांत के साथ लड़ाई में वो उन दोनों को तो भूल ही गया था। भीमा की तरफ नजरें घुमाते हुए उसने पूछा, क्या चाहते हो तुम जानते हो कि हमें विक्रांत चाहिए। हम इतनी आसानी से तो इसे तुम्हें नहीं ले जाने देंगे। भीमा ने जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर उसे घूरते हुए उग्रमल ने पूछा, तो क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? सिर हिलाते हुए भीमा ने कहा, हाँ, अगर विक्रांत को ले जाने के लिए मुझे तुमसे लड़ना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि इस वक्त तुम्हारी एनर्जी खत्म हो चुकी है। अगर तुमने लड़ाई करने का फैसला किया तो तुम मारे जाओगे। उग्रमल जानता था कि भीमा की बात सही थी, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद वो विक्रांत को वहां छोड़कर नहीं जाना चाहता था। लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। भीमा को उंगली दिखाते हुए उसने जोर से कहा, अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना भीमा, आज जो तुमने किया है उसकी सजा सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे सारे कबीले को भुगतनी पड़ेगी। इतना बोलकर अपने आदमियों के साथ उग्रमल वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद विक्रांत अचानक धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उसे देखकर डरी हुई आवाज में रजनी ने पूछा, ये मर गया है क्या? उसकी नब्ज टटोलते हुए भीमा बोला, नहीं, ये सिर्फ बेहोश हुआ है। अभी उठाते हैं इसे और ले चलते हैं सरदार के सामने। भाई, ये अभी बेहोश है। अगर हम इसे ऐसी हालत में लेकर चलेंगे तो ये रास्ते में मर जाएगा और फिर सरदार को सब समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। विक्रांत की तरफ देखते हुए रजनी बोली। तो उसकी बात सुनकर शॉक्ड होते हुए भीमा बोला, क्या हो गया तुम्हें? तुम इसके लिए इतनी चिंता क्यों कर रही हो? विक्रांत से नजरें हटाकर हकलाते हुए रजनी ने कहा, नहीं नहीं, मैं इसके लिए चिंता नहीं कर रही हूं। मुझे तो तुम्हारी चिंता है। अगर ये मर गया तो तुम सरदार को कैसे समझाओगे? विक्रांत को अपने कंधे पर उठाते हुए भीमा बोला, तुम मेरी चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा इसे। ये इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। तुमने देखा नहीं, नरोत्तम से लड़ने के बाद भी इसने इतनी देर तक उग्रमल के साथ बराबर की लड़ाई लड़ी। इतना बोलने के बाद भीमा ने अपना हाथ हिलाया। अचानक एक रोशनी चमकी। भीमा और रजनी उसमें समा गए और अगले ही पल वो दोनों किसी महल में दिखाई दिए। वहां बीच में रखी एक बड़ी सी कुर्सी पर उस कबीले का सरदार संदेश सिंह बैठा हुआ था। भीमा ने विक्रांत को उसके पैरों के पास रखा और धीरे से बोला, सरदार, यही है वो विक्रांत जिसे पकड़ने के लिए आपने हमें भेजा था। विक्रांत पर नजरें गड़ाते हुए संदेश ने भीमा से पूछा, ये घायल कैसे हुआ? क्या तुमने इसे घायल किया है? नहीं सरदार, वहां उग्रमल भी से लेने आया हुआ था, उसके साथ हुई जंग में ये घायल हो गया। भीमा ने जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर आंखें सिकोड़ते हुए संदेश बड़बड़ाया, वो भी आया था। उन लोगों को विक्रांत क्यों चाहिए है? इन लोगों ने विक्रांत को क्यों पकड़ा है? क्या इनका उससे कोई रिश्ता है? और क्या विक्रांत यहां से बचकर निकल पाएगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सरदार, ये लड़का काली शक्तियां इस्तेमाल करता है। मुझे लगता है इसीलिए उग्रमल के कबीले वाले लोग इसे ले जाना चाहते थे। विक्रांत की तरफ इशारा करते हुए भीमा ने संदेश से कहा। उसका जवाब सुनकर संदेश शॉक्ड हो गया। उसने जल्दी से विक्रांत की नब्ज टटोली और फिर आंखें सिकोड़ते हुए बोला, तुम लोग मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कर रहे हो। विक्रांत की एनर्जी बिल्कुल शुद्ध है। ये काली शक्तियां कैसे इस्तेमाल कर सकता है? मुझे तो लगता है तुम दोनों ने ही इसे घायल किया है और मुझे झूठी कहानियां सुना रहे हो। उसकी बात सुनते ही भीमा और रजनी डर गए। जल्दी से उन दोनों ने संदेश के सामने घुटने टेक दिए और हाथ जोड़ते हुए भीमा बोला, सरदार, हम आपसे झूठ कैसे बोल सकते हैं? मैंने देखा था, इस लड़के ने नरोत्तम को मारने के बाद उसकी सारी शक्तियां खींच ली थी। संदेश ने भीमा और रजनी की आंखों में सच्चाई देख ली थी। सिर हिलाते हुए उसने कहा, वो जो भी हो, ये लड़का काली शक्तियों का समर्थक नहीं है। और जहां तक नरोत्तम की पावर्स खींचने की बात है, मुझे लगता है उसके पीछे जरूर कोई राज छिपा है। धीरे धीरे मैं वो पता लगा लूंगा। अब तुम जाओ और वो जीवन रक्षक गोली लेकर आओ। हमें विक्रांत। वो ऊपर से अपने सौतेले भाई उग्रमल से प्यार करता था, लेकिन उसके मन में उग्रमल के लिए नफरत भरी थी। गुस्से में उसने कहा, पिताजी, मैंने पता लगा लिया है भाई पर किसने हमला किया है। उस लड़के का नाम विक्रांत है और वो मुंबई का एक बड़ा नामी आदमी है। आप चिंता मत कीजिए, मैं उस लड़के को ढूंढ निकालूंगा और भाई का बदला लेकर ही रहूंगा। उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बुल्ला ने पूछा, कैसे बदला लोगे उससे? तुम्हें पता है ना कि उग्रमल के पास तुमसे ज्यादा पावर्स हैं। अगर यही उसका सामना नहीं कर पाया तो तुम कैसे करोगे? कुछ सोचते हुए राका ने कहा, किसी को हराने के लिए उससे ज्यादा पावरफुल होने की जरूरत नहीं है। कई बार बड़ी जंग जीतने के लिए दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। राका की पीठ थपथपाते हुए बुल्ला ने कहा,
शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जाओ और जीत कराओ। उसके बाद जैसे ही वो बाहर निकला, उसने देखा कमरे की दीवार से लगकर उसकी मां शकुंतला उन लोगों की बातें सुन रही थी। बाहर निकलते ही खुश होते हुए राका ने उससे कहा, तुमने सुना ना मां, पिताजी उस उग्रमल को डांट रहे थे, तो उसे इस हार की सजा मिलेगी, और अगर मैंने विक्रांत को कैद कर लिया तो राजगद्दी मुझे मिल जाएगी। तुम चिंता मत करो, गद्दी तुम्हारी होगी। इसमें तुम्हारे चाचा संदीप भी हमारी मदद करेंगे। अगर उग्रमल के साथ तुम्हारा मुकाबला भी हुआ तो भी तुम्हारे चाचा हमारे समर्थन में रहेंगे। शकुंतला ने कहा। अपनी मां की बात सुनकर राका खुश हो गया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, वाह, अगर चाचा हमारे साथ होंगे तो उग्रमल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आज नहीं तो कल कबीले का सरदार तो मैं बनकर ही रहूंगा। अचानक से शकुंतला के चेहरे पर मायूसी आ गई। धीमी आवाज में उसने कहा, वो तो सब ठीक है, लेकिन तुमने अभी अपने पिता के सामने बड़ी बड़ी बातें तो कर दी है, पर उस विक्रांत को पकड़ना इतना आसान नहीं है जिसने उग्रमल को घायल किया है। मां, आप चिंता मत करो, वो विक्रांत ज्यादा पावरफुल नहीं है। मैंने सब पता किया है। उस वक्त वो भीमा वहां गया था, नहीं तो उग्रमल ने उसे लगभग कैद ही कर लिया था। और एक बात है, मुझे पता लगा है कि विक्रांत काली शक्तियां इस्तेमाल करता है। अगर मैंने उसे पकड़ लिया तो वो मेरे बहुत काम आएगा। राका ने अपनी मां को समझाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर कुछ सोचते हुए शकुंतला ने कहा, अगर भीमा उसे ले गया है तो मुझे नहीं लगता कि संदेश उसे अब किसी और के हाथ लगने देगा। मुस्कुराते हुए राका बोला, मैं उसे बता दूंगा कि विक्रांत काली शक्तियों का पुजारी है। संदेश काली शक्तियों वाले लोगों से नफरत करता है। वो मुझे विक्रांत को जरूर सौंप देगा, और अगर उसने विरोध किया तो मैं उसे मार डालूंगा। ठीक है, लेकिन तुम अकेले मत जाना, अपने चाचा को भी साथ ले जाना, शकुंतला ने कहा, और फिर वहां से चली गई। राका की लालची आंखें चमक रही थी। उधर विक्रांत इस वक्त एक कमरे में अकेला लेटा हुआ था। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। उसका सिर भारी हो रहा था। उसने ध्यान से कमरे को देखा और बड़बड़ाया, ये कौन सी जगह है? कहां गया हूं मैं? विक्रांत को बेहोश होने के बाद का कुछ भी याद नहीं था। जल्दी से दरवाजा खोलकर वो बाहर निकला, तभी रजनी भी अंदर आ रही थी। विक्रांत उससे टकरा गया। उसे देखकर रजनी ने खुश होते हुए कहा, अरे, तुम्हें होश आ गया? विक्रांत को याद आया कि उसने बेहोश होने से पहले भी रजनी को ही देखा था। उसने रजनी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और मैं कहां हूं इस वक्त? मेरा नाम रजनी है, तुम हमारे कबीले में हो। हमारे सरदार ने ही तुम्हारी जान बचाई है, रजनी ने जवाब दिया। अपना सिर पकड़ते हुए विक्रांत ने उससे फिर पूछा, तुम लोग मुझे यहां क्यों लेकर आए हो? क्या चाहते हो मुझसे? तुम्हारे सवालों के जवाब सिर्फ हमारे सरदार ही दे सकते हैं, मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है, रजनी ने धीमी आवाज में कहा। तभी भीमा भी वहां आ गया। विक्रांत को होश में देखकर उसने कहा, तो आखिर तुम बच ही गए। मैंने तो सरदार को समझाया था कि इस काली शक्तियों के पुजारी को बचाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी जीवन रक्षक गोली तुम्हें दे दी। उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराते हुए विक्रांत बोला, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं काली शक्तियां इस्तेमाल नहीं करता। किसी की एनर्जी चूसना मेरी तकनीक का हिस्सा है। विक्रांत को गुस्से में घूरते हुए भीमा ने कहा, मुझे सफाई मत दो। तुम मेरी आंखों में खटक गए हो। आज नहीं तो कल तुम मेरे ही हाथों से मरोगे। अपना मुंह बंद रखो भीमा। अगर तुम्हें नहीं पता है कि किससे क्या बात की जानी चाहिए तो चुप रहा करो। बाहर से आते हुए संदेश ने भीमा को डांटा। उसकी डांट पड़ते ही भीमा ने नजरें झुका ली। आगे बढ़ते हुए रजनी ने विक्रांत से कहा। बाहर से आते हुए संदेश ने भीमा को डांटा। उसकी डांट पड़ते ही भीमा ने नजरें झुका ली। आगे बढ़ते हुए रजनी ने विक्रांत से कहा, यह हमारे कबीले के सरदार हैं, इन्होंने ही तुम्हारी जान बचाई है। हल्के से मुस्कुराते हुए विक्रांत ने संदेश से कहा, मेरी जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद सर। सरदार ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। फिर भीमा ने संदेश से कहा, सरदार, अब हमें जल्द से जल्द रघु को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। आपने अब तो जीवन रक्षक गोली भी से दे दी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब हम रघु को कैसे बचाएंगे। उसकी बात सुनकर विक्रांत ने संदेश से पूछा, रघु कौन है और क्या हुआ है उसे? मायूस होते हुए धीमी आवाज में संदेश ने कहा, वो हमारे कबीले का सबसे अच्छा योद्धा है। उसके शरीर पर एक बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। जब से उसकी ये हालत हुई है, हमारा कबीला कमजोर पड़ गया है। इसी वजह से भीमा काली शक्तियों वाले लोगों से इतनी नफरत करता है। विक्रांत सारी कहानी समझ गया था। कुछ सोचते हुए उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे लगता है मैं उसे बचा सकता हूँ। मैं बुरी आत्मा से रघु को मुक्त कर सकता हूँ।
संदेश के कुछ बोलने से पहले ही गुस्से में विक्रांत को घूरते हुए भीमा बोला, तुम रहने दो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, और सरदार आप भी इससे दूर रहो, नहीं तो ये आपकी शक्तियां भी चूस लेगा। संदेश ने गुस्से में उसे घूरा और चुप रहने का इशारा किया। हल्के से मुस्कुराते हुए विक्रांत ने भीमा से कहा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं सिर्फ बुरे लोगों की शक्तियां छीनता हूं, और इन्होंने तो मेरी जान बचाई है, मैं इन्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूं। उसकी बात सुनकर रजनी ने उससे पूछा, तुम भीमा की बातों पर ध्यान मत दो और मुझे बताओ कि तुम रघु को कैसे बचाओगे, मुझे रघु के पास ले चलो। विक्रांत ने जवाब दिया। उसके बाद विक्रांत को उस कमरे में ले जाया गया जहां रघु को जंजीरों से बांध कर रखा गया था। विक्रांत ने ध्यान से उसे देखा और बाकी सबको पीछे हटने का इशारा किया। संदेश, भीमा और रजनी एक कोने में खड़े हो गए। विक्रांत ने अपनी रिंग को रघु की तरफ घुमाया। उसकी रिंग से निकलने वाली रोशनी जैसे ही रघु पर पड़ी, उसके शरीर से एक काली धुंध निकली। विक्रांत उसे कैद करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही वो काली धुंध संदेश के शरीर में प्रवेश कर गई। उसे संदेश के शरीर में जाते हुए सिर्फ विक्रांत ने ही देखा था, रजनी और भीमा उसे नहीं देख पाए थे। अब विक्रांत ने रघु पर से अपना ध्यान हटा दिया और संदेश की तरफ हाथ हिलाए। संदेश अचानक तड़पने लगा। भीमा को लगा विक्रांत संदेश पर हमला कर रहा था, इसलिए वो जोर से चिल्लाया, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम हमारे सरदार को मारने की कोशिश कर रहे हो? विक्रांत ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसका सारा ध्यान उस आत्मा को संदेश के शरीर से बाहर निकालने पर था। विक्रांत की तरफ दौड़ते हुए भीमा ने रजनी से कहा, तुम सरदार को बाहर ले जाओ, मैं इस लड़के को मारने जा रहा हूं। इतना बोलकर उसने विक्रांत पर हमला कर दिया। विक्रांत का कनेक्शन टूट गया था। रजनी संदेश को लेकर बाहर जाने लगी। विक्रांत जोर से चिल्लाया, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? उस बुरी आत्मा ने तुम्हारे सरदार के शरीर पर कब्जा कर लिया है। मैं उन्हें मार नहीं बचा रहा हूं। अगर तुम लोग इन्हें बाहर ले गए तो यह आत्मा तुम्हारे कबीले का नाश कर देगी। ज्यादा होशियार मत बनो। मुझे पता है तुम हमारे सरदार को मारकर उनकी शक्तियां छीनना चाहते हो, लेकिन याद रखो, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं तुम्हें अपने बुरे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। गुस्से में चिल्लाते हुए भीमा विक्रांत पर टूट पड़ा। रजनी को विक्रांत की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने संदेश को वहीं छोड़ दिया और पीछे हट गई। भीमा जोर से उस पर चिल्लाया, रजनी क्या कर रही हो तुम? इस लड़के की बातों में मत आओ, जल्दी से सरदार को लेकर बाहर जाओ, वरना ये मार डालेगा इन्हें। विक्रांत ने भीमा को दूर धकेल दिया और अपनी रिंग संदेश की तरफ घुमाई। इस बार वो कामयाब हो गया। अचानक ही संदेश के शरीर से वो काली धुंध निकली और एक आकृति में बदल गई। भीमा और रजनी उसे देखकर शॉक्ड हो गए। भीमा के माथे पर पसीना आ गया था। वो जल्दी से पीछे हट गया। उस आकृति ने गुस्से में विक्रांत से कहा, तुमने मेरा शरीर छीना है, अब मैं तुम्हें शरीर मुक्त कर दूंगा। तुम जैसी बुरी आत्माएं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तीखी मुस्कान के साथ विक्रांत ने कहा, क्या विक्रांत उस आत्मा को कैद कर लेगा? और अब वो कब तक उस कबीले में रहेगा? क्या संदेश संध्या को बचाने में विक्रांत की मदद करेगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। यह तुम्हारा वहम है, लेकिन तुम्हारा शरीर मुझे बहुत पसंद आ गया है। तुम्हारी शक्तियां अब तुरंत मेरी हो जाएंगी। उस आकृति ने जोर से हंसते हुए कहा और गायब होकर एक काली धुंध में बदल गई। देखते ही देखते उसने विक्रांत को अपने में लपेट लिया। विक्रांत चौकन्ना हो गया। उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी और वो रोशनी उस काली धुंध से टकरा गई। तभी उस काली धुंध ने फिर से एक इंसानी परछाई का रूप ले लिया और विक्रांत को घूरने लगी। परछाई ने शांत स्वर में विक्रांत से कहा, मुझे पता है तुम मुझे अपने शरीर में नहीं घुसने दोगे, क्योंकि मैं जानता हूं तुम कौन हो, पर तुम्हारे शरीर से ज्यादा मैं तुम्हारी पावर्स को छीनने में इंटरेस्टेड हूं। इतना कहकर वो परछाई चमक उठी। इससे पहले कि विक्रांत कुछ समझ पाता, उसे अपनी छाती पर एक भारी झटका महसूस हुआ। वो कुछ कदम पीछे चला गया और उसकी छाती धंसने लगी। विक्रांत जोर जोर से खांसने लगा। विक्रांत को समझ आ चुका था कि इस परछाई की ताकत भी कम नहीं थी। विक्रांत ने हैरानी से पूछा, तुम आखिर कौन हो और तुम कबीले के मुखिया संदेश के शरीर में अपनी आत्मा का हिस्सा क्यों छोड़ना चाहते हो? परछाई फिर से जोर से हंसी और फिर बोली, तुम बहुत बात करते हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यह सब बताऊंगा? वैसे तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। सीक्रेट दुनिया इतनी सुलझी हुई नहीं है जितनी तुमने सोच रखी है।
विक्रांत बड़े ही ध्यान से उस परछाई की बात सुन रहा था। उस परछाई ने फिर से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि इन सीक्रेट कबीलों को तुम्हारी दुनिया की कोई खबर नहीं है? बस तुम्हारी दुनिया के पास इनके काम का कोई संसाधन नहीं है। अगर होता तो तुम लोग अब तक बचे हुए नहीं रहते। याद रखना, इंसान बहुत लालची होता है, इसीलिए वो शांति से नहीं जी सकता। इतना कहते ही फिर से उस परछाई ने तेज गति से विक्रांत पर एक और वार कर दिया और अपनी हथेली से विक्रांत के शरीर पर एक जोर का थप्पड़ मार दिया। विक्रांत संभलता उससे पहले ही धमाके के साथ वो कुछ कदम पीछे चला गया और उसके शरीर से सुनहरा रोशनी का कवच हट गया। विक्रांत को थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में धीरे से उस परछाई से कहा, मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हारा जवाब नहीं दूंगा तो तुम मेरे साथ किसी बीमार बिल्ली जैसा व्यवहार करते रहोगे। इतना कहते ही विक्रांत के शरीर से फिर से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी और उसने उस परछाई पर एक जोरदार मुक्का मार दिया और सुनहरी रोशनी ने उस परछाई को घेर लिया। वो परछाई जोर से हंसते हुए बोली, मैं अपनी आत्मा का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हूं। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? विक्रांत ने अपनी ताकत को और बढ़ाया और वहां पड़ी मेज कुर्सियां टूटकर बिखर गई। उस परछाई ने फिर से कहा, मेरा कहा मान लो, मुझे सिर्फ तुम्हारी ताकत चाहिए। तुम्हारा शरीर ऐसा ही रहेगा, तुम्हारी ताकत में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। उसकी बात सुनकर विक्रांत का गुस्सा और भी बढ़ गया, लेकिन उसे पता था कि यह परछाई अपनी आत्मा की एक छोटी सी किरण ही थी। उसे हराने के लिए कोई और रास्ता निकालना होगा। उसने झटके से अपनी तलवार निकाल ली। विक्रांत की ड्रैगन स्लैंग तलवार को देखकर उस परछाई के चेहरे पर चमक आ गई। विक्रांत ने अपनी तलवार से एक जोरदार हमला किया, लेकिन तलवार का वार दीवार पर लग गया। देखते ही देखते एक शोर के साथ वो जगह टुकड़ों में बिखर गई। इतना शोर सुनकर रंभा के कबीले के कई लोग वहां आ गए। संदेश भी तब तक ठीक हो चुका था। विक्रांत और उस परछाई को इस तरह लड़ते हुए देखकर वो थोड़ा गंभीर हो गया था। विक्रांत ने अपनी तलवार परछाई पर तान कर कहा, ये बची हुई आत्मा आपके शरीर में है और इतने सालों से आप लोगों को तकलीफ दे रही है। विक्रांत की बात सुनकर संदेश को गुस्सा आ गया। उसने अपनी बाजुओं को लहराया और पूरा रंभा कबीला एक तेज रोशनी की चमक से ढक गया। उस रोशनी ने परछाई को भी घेर लिया। परछाई के चारों तरफ की रोशनी आग की लपटों में बदल गई। वो आकृति घबराहट में जोर से चिल्लाई, संदेश, अगर तुमने मुझे दर्द दिया तो मैं तुम्हें वो 100 गुना करके लौटाऊंगा। मैं तुम्हारे कबीले पर आपदाओं की बारिश कर दूंगा। संदेश ने ठंडी सांस ली और आग की लपटें और भी तेज हो गई। विक्रांत जोर से चिल्लाया, उसे खत्म मत करो। जब तक विक्रांत संदेश को रोकता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो परछाई राख की तरह बिखर चुकी थी। विक्रांत के चेहरे पर मायूसी थी। संदेश ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, विक्रांत, क्या अभी उस परछाई को बचाने का कोई फायदा था? उसकी बात सुनकर विक्रांत ने कहा, यह परछाई इतने सालों तक रघु के शरीर में थी, फिर भी इतनी ताकतवर थी। इसका मतलब है कि उसका असली शरीर भी ज्यादा दूर नहीं होगा। मैं चाहता था कि उस आत्मा के जरिए उसके शरीर तक पहुंचा जा सके। उस आत्मा को खत्म करने से उसके शरीर को कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा, लेकिन उसने बदले में वार किया तो रंभा कबीले के पास संभालने का भी समय नहीं होगा। संदेश समझ चुका था कि उसने आवेग में आकर जल्दी फैसला ले लिया था। उसने विक्रांत से कहा, विक्रांत, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा जितना भी धन्यवाद करूं कम है। जो भी तुम चाहते हो बस मांग लो। अगर मेरे रंभा कबीले के पास वो चीज हुई तो मैं तुम्हें वो देने में कंजूसी नहीं करूंगा। विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, आपने भी तो मेरी जान बचाई है। आपका ये एहसान भी कम नहीं है। संदेश ने जोर से हंसते हुए विक्रांत के कंधे पर हाथ रखा और कहा, ठीक है, लेकिन तुम हमारे मेहमान हो। तुम्हें कुछ दिन यहां रुकना होगा और हमें खातिरदारी का मौका देना होगा। विक्रांत ने सिर हिलाकर हामी दे दी। विक्रांत इन छिपे हुए कबीलों का रहस्य जानना चाहता था और उस दिव्य झरने के बारे में भी जानना चाहता था, इसलिए रुकने के लिए पूछने पर वो खुश था। संदेश ने रजनी और भीमा की तरफ देखकर उनसे कहा, तुम दोनों को विक्रांत से माफी मांग लेनी चाहिए। इतना सुनकर रजनी आगे बढ़कर बोली, विक्रांत, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने आपको गलत समझा। विक्रांत मुस्कुराया और रजनी की बात पूरी होने से पहले ही बोला, कोई परेशानी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में इस तरह की प्रतिक्रिया होना आम बात है। भीमा वहीं खड़ा था और कुछ नहीं बोल रहा था।
उसे देखकर संदेश ने आंखें सिकोड़ कर कहा, तुम्हें क्या हो गया है? भीमा ने अपने दांत पीसे और बिना माफी मांगे वहां से चला गया। संदेश ने कहा, यह बहुत जिद्दी है। विक्रांत, तुम बुरा मत मानना, ये लोग मेरी वजह से ही बिगड़ गए हैं। विक्रांत ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं। संदेश ने रजनी से कहा, इस जगह को साफ करने के लिए किसी को ले आओ, मैं तब तक विक्रांत से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। रजनी ने हाँ में सिर हिलाया और फिर विक्रांत और संदेश वहां से चले गए। वास्तव में संदेश भी यह जानना चाहता था कि विक्रांत इतनी कम उम्र में इतना कुशल कैसे था। वो लोग दूसरे कमरे में चले गए। संदेश ने विक्रांत के लिए कप में चाय डाली और कुछ पूछने ही वाला था कि तभी विक्रांत बोला, मेरे दिमाग में कुछ बात है, मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता हूं। संदेश ने कहा, हाँ बिल्कुल, जो भी पूछना चाहते हो बेझिझक पूछो। विक्रांत ने बिना झिझके कहा, क्या आप दिव्य झरने के बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं कि तुमने एक घुसपैठिए को छिपा रखा है? क्या तुम्हें पता नहीं कि घुसपैठिए हमारे सबसे बड़े दुश्मन है? भीमा ने गुस्से में राका को लताड़ते हुए कहा, भाड़ में जाओ तुम लोग, ऐसे काम तुम्हारे कबीले में किए जाते हैं, हमारे कबीले में कोई घुसपैठिया नहीं छिपा है। राका शांत था, लेकिन उसके पास खड़े बूढ़े को गुस्सा आ गया। उसने भीमा को थप्पड़ मार दिया। भीमा की ताकत उसके सामने कुछ नहीं थी, इसलिए उसने चुप रहना ठीक समझा। तभी शोर सुनकर वहां रजनी आ गई। राका ने रजनी को छेड़ते हुए कहा, रंभा कबीले की सबसे खूबसूरत लड़की, तुम इतनी फिट कैसे रह पाती हो? भीमा को राका पर गुस्सा आने लगा। वो उसे जमीन में दफन कर देना चाहता था। भीमा का गुस्सा देखकर रजनी ने धीरे से उसकी कमीज खींची। वो जानती थी कि इतने सारे अलग अलग कबीले के लोगों की ताकत के सामने भीमा कुछ नहीं था। तभी विक्रांत भी वहां आ गया और बोला, क्या आप लोग मुझे ढूंढ रहे हैं? लेकिन मैं तो कोई घुसपैठिया नहीं हूं। विक्रांत ने आते हुए उनकी बातें सुन ली थी। राका गुस्से में विक्रांत से बोला, क्या तुम ही हो विक्रांत जिसने उग्रमल को घायल किया है? विक्रांत ने हाँ में सिर हिलाया। राका और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने जोर से कहा, तुमने मेरे भाई को चोट पहुंचाई है, अब तुम्हें मुझसे टकराना होगा। रजनी ने यह सुना तो उसने शांति से राका से कहा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। विक्रांत ने हाथ के इशारे से रजनी को चुप रहने के लिए कहा और बोला, इसे अपनी इच्छा पूरी करने दो, मत समझाओ इसे। इतना कहकर विक्रांत ने अपनी तलवार निकाल ली और राका के सामने जाकर खड़ा हो गया। राका ने भी एक बड़ा सा चाकू निकाल लिया और लड़ने के लिए तैयार हो गया। लगभग आधे घंटे तक वो दोनों लड़ते रहे। विक्रांत राका के हर दांव पर भारी पड़ रहा था, लेकिन राका भी हार नहीं मान रहा था। वहां खड़े लोगों में से एक बुजुर्ग ने कहा, यह लड़का सिर्फ अपनी तलवार के दम पर इतनी देर तक टिका हुआ है, वरना राका इसे 2 मिनट में धूल चटा सकता है। विक्रांत ने उसकी बात सुन ली और कहा, ठीक है, तो इस लड़ाई को बिना तलवार के खत्म करते हैं। इतना कहकर विक्रांत ने अपना हाथ घुमाया और उसकी तलवार गायब हो गई। फिर उसने राका के चाकू पर एक जोरदार मुक्का मारा और चाकू 2 टुकड़ों में जमीन पर गिर गया। राका खुद को संभाल पाता उससे पहले विक्रांत ने उसकी छाती पर एक मुक्का मार दिया। राका कुछ दूर जमीन पर जा गिरा। वहां खड़े लोग हैरानी से ये सब देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सीक्रेट कबीले के होनहार योद्धा को विक्रांत ने इतनी आसानी से कैसे हरा दिया था। राका के लोग उसकी जान बचाने के लिए जल्दी से उसको उठाकर वहां से ले गए। विक्रांत अब यहां और क्या करने वाला है? क्या वो अब संध्या और बाकी लड़कियों को बचाने जाएगा या फिर रोशन को ठीक करने के लिए झरने तक पहुंच जाएगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। क्या तुम्हारा कबीला अपने बड़ों को सिर्फ कमजोर लोगों को धमकाने के लिए रखता है? क्या इसी में आपकी महानता है? रजनी ने जब देखा कि संदीप भी राका के साथ आया था तो उसने चिल्लाकर कहा। राका के आदमी उसे लेकर वहां से भागे ही थे कि संदीप ने एक बार राका को वहीं छोड़ने का इशारा कर दिया था। इस वक्त राका जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। उसकी ताकत वैसे तो विक्रांत से ज्यादा थी, लेकिन विक्रांत ने अपनी ताकत के सबसे ऊंचे स्तर पर जाकर उससे लड़ाई की थी। संदीप भी उस समय गुस्से में लग रहा था। विक्रांत को नहीं पता था कि वो संदीप का वार झेल पाएगा या नहीं। वो चाहती थी कि संदीप लड़ाई के लिए आगे ना आए, क्योंकि उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी और विक्रांत उसके वार का सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन संदीप ने रजनी की बात को अनसुना कर दिया और विक्रांत पर अपनी हथेली से वार कर दिया। विक्रांत ने अपनी पूरी ताकत से उस वार को रोकने की कोशिश की,
तभी एक तेज रोशनी उन दोनों के बीच बिजली की तरह आकर गिरी। एक जोर के झटके के साथ दोनों दो दो कदम पीछे हो गए। ये कोई और नहीं बल्कि संदेश था। संदेश ने मुस्कुराकर संदीप से कहा, अपने से कम ताकत वाले पर वार करना आपको शोभा नहीं देता संदीप। संदीप ने भी संदेश की बात का जवाब देते हुए कहा, शोभा तो तुम्हें भी नहीं देता कि तुम किसी घुसपैठिए काली शक्तियों के समर्थक को पनाह दो। इसे सबक सिखाना जरूरी है। उसकी बात सुनकर संदेश के भाव बदल गए। उसने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे खुद जैसा समझ रहे हो क्या? मैं जानता हूं तुम लोग विक्रांत को क्यों पकड़ना चाहते थे। संदीप ने तैश में आकर कहा, ज्यादा समझदार मत बनो। तुम जानते हो कि हमारे छिपे हुए कबीलों के संसाधनों पर हक सिर्फ हमारा है और तुम इसे पनाह देकर हर राज इसे बता दोगे। क्या यह गलत नहीं है? संदेश ने भी अपनी आवाज ऊंची करते हुए जवाब दिया, अच्छा तुम सही गलत की भी बात करते हो। अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना गलत नहीं है। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी कहानी सबके सामने बताऊं? याद रखो, वसुधा कबीले के एक बुजुर्ग के अलावा आप बुल्ला के भाई भी हो, लेकिन आप। संदेश आगे कुछ कहता, उससे पहले ही संदीप जोर से चिल्लाया, चुप रहो तुम। इतना बोलकर उसने संदेश को थप्पड़ मारने के लिए हाथ घुमाया। संदेश चौकन्ना था। वो संदीप के वार से बच गया। संदीप समझ गया था कि यहां रुकना उसके लिए ठीक नहीं था, इसलिए उसने राका को सहारा देकर उठाया और वहां से अपने साथ आए लोगों के साथ चला गया। उनके जाते ही रजनी ने उत्सुकता से संदेश से पूछा, आप संदीप के बारे में ऐसी कौन सी चीज जानते हैं जिससे वो डरता है? संदेश मुस्कुराया और कहा, तुम अभी बहुत छोटी हो। मुझे पता है कि तुम्हें हर बात जाननी है, लेकिन सही समय पर तुम्हें सब पता लग जाएगा। अब जाओ। रजनी ने सिर झुकाकर संदेश की बात मान ली और भीमा और रजनी वहां से चले गए। उनके जाने के बाद विक्रांत ने भी वही सवाल किया। संदेश मुस्कुराया और उसने कहा, अच्छा तो तुम भी वो जानने के लिए उत्सुक हो? उसने झुककर विक्रांत के कान में कुछ कहा। विक्रांत शॉक्ड हो गया। उसने फिर से कहा, यही सच है। ये बात सिर्फ कुछ लोग ही जानते हैं, यहां तक कि उस कबीले का सरदार बुल्ला भी इस राज से अनजान है। इसीलिए संदीप वो सबके सामने नहीं आने देना चाहता। विक्रांत समझ नहीं पा रहा था कि वहां के कबीलों में आखिर चल क्या रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और संदेश से कहा, अब इस मुद्दे को छोड़िए और मुझे जल्दी से उस इंसान के पास ले चलिए जिससे हमें झरने का पानी इस्तेमाल करने की परमिशन लेनी है। संदेश ने सिर हिलाया। उसके तुरंत बाद विक्रांत और संदेश उस दिव्य झरने के लिए निकल गए। उससे पहले उन्हें उस कबीले के सरदार से अनुमति लेनी थी। विक्रांत देर नहीं करना चाहता था। वो एक दिन का इंतजार सिर्फ इसलिए कर पाया था ताकि संदेश की जानकारी के कारण जल्दी अनुमति मिल सके। वो लोग जल्दी ही सुंदर वादियों से होते हुए कनक कबीले में पहुंच गए थे। जल्दी ही उन्हें वहां के सरदार जसवंत के सामने ले जाया गया। जसवंत ने जब संदेश को आते हुए देखा तो उसने मजाकिया लहजे में कहा, इतने बड़े कबीले के मुखिया आज कहां का रास्ता भटक गए और अपने चेले के साथ कहां जाने की तैयारी हो रही है? संदेश मुस्कुराया और जवाब देते हुए बोला, हम आपके पास ही आए और ये मेरा चेला नहीं है, विक्रांत है। इसी को आपसे मिलना था। जसवंत समझ नहीं पा रहा था कि उम्र का इतना फर्क होने पर भी संदेश आखिर विक्रांत को इतनी इज्जत क्यों दे रहा था। उसने उत्सुकता से संदेश से पूछा, अपने से इतने छोटे लड़के को तुम इतना सम्मान से यहां कैसे लेकर आए हो? क्या ये किसी कबीले का सरदार है? संदेश कुछ कहता उससे पहले ही विक्रांत ने कहा, जैसा कि इन्होंने आपको बताया, मेरा नाम विक्रांत है। मैं छिपे हुए कबीलों में से नहीं हूं। मैं तो सिर्फ साधारण दुनिया का एक साधारण इंसान हूं। इसके बाद विक्रांत ने जसवंत को अपने बारे में सब कुछ बताया। वो संदेश को किस तरह जानता था और उसके दोस्तों की जान खतरे में थी, इसलिए वो दिव्य झरने पर जाने की अनुमति लेने आया था। विक्रांत की पूरी बात सुनने के बाद जसवंत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस तरह तो मैं तुम्हें अनुमति नहीं दे सकता, क्योंकि उस दिव्य झरने पर सिर्फ छिपे हुए कबीलों के लोगों को जाने की अनुमति है। विक्रांत का चेहरा उदास हो गया। जसवंत ने फिर से कहा, उस झरने के लिए कई बार लड़ाइयां लड़ी गईं। बहुत लोगों ने अपनी जान भी कमाई है। हर कबीला उस पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन अंत में यही फैसला हुआ कि छिपे हुए कबीले के सभी लोगों का उस पर बराबर अधिकार होगा। अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारा संदेश के साथ भी रिश्ता बन गया है, तो तुम्हारे दोस्तों की जान बचाने के लिए मैं तुम्हें अनुमति दे देता हूं। विक्रांत के चेहरे पर खुशी की लहर आ गई।
जसवंत ने फिर से कहा, तुम अपने दोस्तों को 7 दिन तक उस झरने के पानी में नहाने भेज देना, वो बिल्कुल ठीक होकर बाहर निकलेंगे। विक्रांत अब जल्दी से जल्दी उस झरने पर पहुंचना चाहता था। उसकी बेचैनी देखकर जसवंत ने कहा, चलो पहले मैं तुम्हें वो दिव्य झरना दिखाई देता हूं। उसके बाद वो लोग झरना देखने निकल गए। आधे घंटे से भी कम समय में वो लोग उस जगह पर पहुंच गए जहां दिव्य झरना था। जसवंत ने आंखें बंद कर ली और अपना हाथ उस झरने के पानी में डाल लिया। उसने अपनी चेतना की शक्ति का इस्तेमाल किया। वो पानी की गहराई में जा रहा था। उसने देखा कि वो पानी एक तालाब में जा रहा था। उसके बाद वो एक रोशनी के बिंदु तक पहुंच गया और फिर एक झटके के साथ उसकी आंख खुल गई। उसके कदम लड़खड़ा गए। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ताकत ने उसे रोक दिया था। उसे देखकर जसवंत ने कहा, जहां तक तुम देख पाए हो उससे आगे तो आज तक कोई नहीं देख पाया है। ये कोई आम झरना नहीं है। इसकी ताकत का अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल काम है। वो लोग उस झरने के पास खड़े होकर बातें कर ही रहे थे कि तभी दूर एक धमाके के साथ रोशनी की एक किरण चमकने लगी। यह धमाका कबीले की तरफ ही हुआ था। उसे देखकर जसवंत के हाव भाव बदल गए। वो तेजी से अपने कबीले की तरफ दौड़ा। उसके साथ विक्रांत और संदेश भी दौड़ने लगे। कबीले में पहुंचकर जसवंत ने देखा कि चारों तरफ धुआं ही धुआं दिख रहा था। इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तुम तो मेरे चैंपियन बेटे हो, तुम ऐसे निराश कैसे हो सकते हो? राका को सांत्वना देते हुए शकुंतला ने कहा। नम आंखों से शकुंतला की तरफ देखते हुए राका ने कहा, निराश ना हूं तो क्या करूं? उस मामूली से आदमी ने इतने सारे लोगों के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। उसका सिर सहलाकर उसे समझाते हुए शकुंतला ने कहा, तुम चिंता मत करो, एक बार जब तुम ठीक हो जाओगे तो हम सब साथ मिलकर उसे खत्म कर देंगे। उसे सांत्वना देने के बाद शकुंतला ने अपने पीछे खड़े संदीप को देखा और गुस्से में उसे डांटते हुए बोली, मैंने तुम्हें साये की तरह राका के साथ रहने के लिए कहा था ना, फिर कैसे हो गया ये सब? क्या कर रहे थे तुम? संदीप ने चुपचाप गर्दन झुका ली। शकुंतला को समझाने की कोशिश करते हुए राका ने कहा, मां, आप चाचा को मत डांटिए। जो कुछ भी हुआ इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। आप बस एक बार मुझे ठीक हो जाने दो, उसके बाद मैं खुद ही उसे मार डालूंगा। हाँ बेटा, मुझे यकीन है कि तुम उसे जरूर मार दोगे। अब तुम आराम करो। जब तुम ठीक हो जाओगे तो चाचा के साथ प्रैक्टिस करना, ये तुम्हारी पावर्स बढ़ाने में मदद करेंगे। शकुंतला ने उसे सांत्वना देते हुए कहा। फिर उसने कुछ सोचा और राका से कहा, तुम्हारे पिता को तुमसे कोई मतलब है नहीं, उन्हें तो सिर्फ वो उग्रमल ही दिखाई देता है। तुम इतने घायल हो गए हो, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बार भी तुम्हारा हाल चाल नहीं पूछा। शकुंतला की बात सुनकर गुस्से में दांत पीसते हुए राका बोला, आप चिंता मत करो, एक बार बस मुझे ठीक हो जाने दो, फिर मैं पापा को दिखाऊंगा कि कौन ज्यादा पावरफुल है, वो उग्रमल या मैं। उसकी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए शकुंतला ने कहा, मेरे बेटे से कोई पावरफुल नहीं है। अब तुम आराम करो, मुझे तुम्हारे चाचा से कुछ जरूरी बात करनी है। इतना बोलकर संदीप और शकुंतला वहां से निकलकर दूसरे कमरे में चले गए। उनके जाने के कुछ देर बाद बगल वाले रूम से खुसर फुसर की आवाज सुनकर राका देखने गया। जब उसने की होल से रूम में झांका तो वो शॉक्ड हो गया। शकुंतला और संदीप ने एक दूसरे को गले लगा रखा था। शकुंतला ने धीमी आवाज में संदीप से कहा, राका को तुम्हें ट्रेन करना है। तुम जानते हो कि वो बुल्ला का नहीं तुम्हारा बेटा है। मैं उसे गद्दी दिलाने की पूरी कोशिश कर रही हूं, लेकिन गलती से भी बुल्ला को इस बारे में पता लग गया तो वो हम तीनों को मार डालेगा। हल्के से मुस्कुराते हुए संदीप ने कहा, तुम चिंता मत करो, किसी को कुछ नहीं पता लगेगा। जल्दी बुल्ला और उग्रमल को मारकर हम इस कबीले पर राज करने वाले हैं। बाहर खड़ा राका सदमे में था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो कुछ वो देख और सुन रहा था वो सब सच था, और इतने दिनों से वो इस भयानक सच से अनजान था। अचानक से कमरे से आवाज आना बंद हो गई। राका भी धीरे धीरे कदम बढ़ाकर अपने बिस्तर तक पहुंच गया। उसकी सांस गले में अटक गई थी और आंखें सदमे से भरी हुई थी। वो बेसुध हो गया था। उधर विक्रांत अब वापस मुंबई लौटने की प्लानिंग कर रहा था। उसने संदेश से कहा, मुझे अब वापस मुंबई लौटना चाहिए। बहुत से लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं जल्दी से रोशन और वीर को झरने तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर तुम्हारे जाने के बाद बुल्ला के कबीले की तरफ से फिर से हमला हुआ तो हम क्या करेंगे? संदेश ने चिंतित होते हुए पूछा। उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराते हुए विक्रांत ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, वो लोग फिर से ऐसा करने वाले नहीं है, और गलती से उन्होंने किया भी तो इस बार मैं उनके सारे कबीले को खत्म कर दूंगा।
सिर हिलाते हुए संदेश ने कहा, ठीक है, अब जल्दी जाओ और अपने दोस्तों को यहां ले आओ। भीमा और रजनी को भी साथ ले जाओ। ये लोग यहां तुम्हारे दोस्तों को लाने में तुम्हारी मदद करेंगे। विक्रांत मना करना चाहता था, लेकिन जब उसने रजनी के चेहरे पर वहां से बाहर निकलने का उत्साह देखा तो वो कुछ बोल नहीं पाया। जल्द ही रजनी और भीमा के साथ विक्रांत मुंबई पहुंच गया। वहां पहुंचकर सबसे पहले वो वीर और रोशन का इलाज करना चाहता था। उसके बाद उसे संध्या, आरती और मायरा को बचाने भी जाना था। विक्रांत, भीमा और रजनी चौहान विला की तरफ बढ़ ही रहे थे, तभी रास्ते में उन्होंने देखा काले कपड़ों वाले कुछ लोग एक लड़की को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ दो, तुम लोग जानते नहीं हो मेरे पास स्पेशल पावर्स हैं। इसीलिए तो हम तुम्हें पकड़ने आए हैं, हमें तुम्हारे जैसे लोग ही तो चाहिए। काले कपड़ों वाले एक आदमी ने मुंह उठाकर उससे कहा। वो आदमी जग्गा का दूत था। वो लोग अभी भी वहां की दुनिया से पावरफुल लोगों को कैद करने में लगे हुए थे। उसे देखते ही विक्रांत समझ गया था कि उन लोगों ने ही आरती और मायरा को भी कैद किया था। विक्रांत ने भीमा और रजनी को एक तरफ छिपने का इशारा किया और खुद आगे बढ़ते हुए दूत से कहा, इस लड़की को जाने दो, वरना तुम सब मारे जाओगे। विक्रांत की आवाज सुनकर उन लोगों ने नजरें घुमाई। वो विक्रांत को पहचानते थे। दूत ने गुस्से में उससे कहा, विक्रांत, तुम फिर से आ गए। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं, हमारे मामले में टांग अड़ाना बंद कर दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो, तुम लोगों को पता है ना, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। विक्रांत ने आगे बढ़ते हुए कहा। रजनी अब छिपी नहीं रह सकती थी। विक्रांत का साथ देने के लिए वो जल्दी से आगे आ गई और बोली, विक्रांत तुम रुको, इन लोगों ने हम लड़कियों को कमजोर समझ लिया है, अब मैं ही इन्हें सबक सिखाऊंगी। विक्रांत कुछ बोलता उससे पहले ही रजनी ने हाथ हिलाए और अचानक ही एक सुनहरी रोशनी ने उन काले कपड़ों वाले लोगों को घेर लिया। रजनी की पावर्स देखकर वो लोग शॉक्ड हो। उन्हें पता था कि रजनी अकेली नहीं, उसके साथ विक्रांत भी था। अगर वो लोग उनसे लड़ने की सोचते तो शायद मारे जाते, इसलिए मौका देखकर वो वहां से भाग निकले। उनके भागने के बाद विक्रांत उस लड़की की तरफ बढ़ा। वो बहुत डरी हुई थी। हल्के से मुस्कुराते हुए विक्रांत ने उससे कहा, डरो मत, हम बुरे लोग नहीं हैं, अब तुम सुरक्षित हो। मुझे बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और ये लोग तुम्हें क्यों पकड़ना चाहते थे? कौन सी स्पेशल पावर्स हैं तुम्हारे पास? लड़की डरी हुई थी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। विक्रांत ने उसे फिर से कहा, डरो मत, मेरे साथ चलो, मेरे साथ तुम सेफ रहोगी, कोई तुम्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करेगा। विक्रांत जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा, वो लड़की पलटकर वहां से भाग गई। हंसते हुए विक्रांत बोला, क्या मैं इतना डरावना लग रहा हूं? तुम कैसे डरावने लग सकते हो? तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। वो लड़की इस वक्त बहुत डरी हुई है। रजनी ने शर्माते हुए जवाब दिया। रजनी को भी बाकी लड़कियों की तरह विक्रांत से प्यार होने लगा था। उधर दूत और उसके साथी एक जगह जाकर रुक गए। हाँफते हुए उनमें से एक ने दूत से कहा, बाल बाल बच गए। वो लड़की कितनी पावरफुल थी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इस दुनिया में इतने पावरफुल लोग भी हैं। नहीं नहीं, वो इतनी भी पावरफुल नहीं थी। इस वक्त उसके पीछे कोई और ही ताकत काम कर रही थी। अब तुम लोग जल्दी करो, हमें उस लड़की को पकड़ना ही होगा। अगर हम खाली हाथ वापस लौटे तो सर्वशक्तिमान नाराज हो जाएंगे। दूत ने जवाब दिया। उधर विक्रांत, रजनी और भीमा चौहान विला पहुंच चुके थे। विक्रांत के वापस आने से वहां खुशी का माहौल बन गया था। शीतल ने विक्रांत से पूछा, तुम कहां चले गए थे? तुम्हें वो दिव्य झरना मिला या नहीं? मुस्कुराते हुए विक्रांत बोला, मिल गया है, तुम चिंता मत करो, रोशन और वीरब बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। विक्रांत का जवाब सुनकर शीतल खुश हो गई। तभी सुरभि बाहर निकली। रजनी और भीमा की तरफ देखते हुए उसने पूछा, ये दोनों कौन है? धीमी आवाज में विक्रांत ने कहा, ये मेरे दोस्त हैं, इनकी मदद से ही मुझे वो दिव्य झरना मिला है। फिर भीमा और रजनी की तरफ देखते हुए उसने कहा, आप दोनों अपनी मर्जी से यहां कहीं भी घूम सकते हैं, मैं हमारे झरने तक जाने की व्यवस्था करने के बाद तुम्हें बुला लूंगा। रजनी ने सिर हिलाया और वो दोनों विक्रांत का साम्राज्य देखने के लिए निकल पड़े। वो दोनों पहली बार सीक्रेट एरिया से बाहर निकले थे, इसलिए रजनी उस जगह को देखने के लिए बहुत उत्सुक थी। विक्रांत के महल को देखते हुए उसने भीमा से कहा, देख रहे हो भाई, विक्रांत ने कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रखा है। ये महल तो हमारे महल से भी बड़ा है। भीमा खुश नहीं लग रहा था। मुंह बनाते हुए उसने कहा, सिर्फ इमारतें बड़ी होने से कुछ नहीं होता। तुमने देखा नहीं यहाँ के लोग कितने कमजोर हैं। हमारी पावर्स के मुकाबले इन लोगों की पावर्स कुछ भी नहीं है। तुम्हें विक्रांत से कोई दिक्कत है क्या? जब देखो उसकी कमी ढूंढने में लगे रहते हो।
उसे घूरते हुए रजनी ने कहा। उधर विक्रांत वीर और रोशन को झरने तक ले जाने की तैयारी कर रहा था। वहां जाने से पहले वो उन दोनों का हाल चाल जानने पहुंचा। वो दोनों इस वक्त एक कमरे में बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनका शरीर नहीं हिल रहा था, लेकिन वो सुन और बोल सकते थे। उन दोनों की तरफ गहरी सांस लेते हुए विक्रांत बोला, बहुत जल्द आप लोग अपने पैरों पर फिर से खड़े हो जाओगे। मैंने दिव्य झरना ढूंढ लिया है, हम अभी वहीं जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर शॉक्ड होते हुए रोशन ने पूछा, ये दिव्य झरना क्या है? मुझे किसी ने बताया कि उस झरने के पानी में नहाने से आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। सिर्फ 7 दिनों में आप दोनों बिल्कुल ठीक हो जाओगे, विक्रांत ने जवाब दिया। उन्हें समझाने के बाद विक्रांत ने भीमा और रजनी को वहां बुला लिया और उन दोनों को साथ लेकर वो लोग झरने की तरफ निकल पड़े। उधर राका अभी भी अपने बिस्तर पर उसी तरह बेसुध पड़ा था। उसके पास एक बड़ी सी मशीन रखी हुई थी। संदीप और शकुंतला भी वहीं उसके सामने खड़े थे। धीमी आवाज में शकुंतला ने पूछा, तुम्हें यकीन है ना कि हमारा बेटा इस तरीके से ठीक हो जाएगा? तुम चिंता मत करो, एक बार मशीन ऑन होने दो, फिर देखना बहुत जल्द राका ठीक हो जाएगा और नया इंसान बनकर उठेगा। शकुंतला के कंधे पर हाथ रख उसे समझाते हुए संदीप ने कहा और फिर उस मशीन को ऑन कर दिया। उधर दूसरे कमरे में उग्रमल गुस्से में बैठा कुछ सोच रहा था। तभी धीरे से दरवाजा खुला और अंदर घुसते हुए बुल्ला ने उससे कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। तुम मुझे क्रूर मत समझना, लेकिन तुम्हें बचाए रखने और तुम्हारी रक्षा करने के लिए मुझे कुछ दिनों तक तुम्हें गुप्त रूम में लॉक करना होगा। जब माहौल सही हो जाएगा तो मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। उग्रमल को कुछ समझ में नहीं आया। शॉक्ड होते हुए उसने पूछा, मेरी रक्षा करने का क्या मतलब है? क्या मैं अपने घर पर भी खतरे में हूं? ज्यादा सवाल मत पूछो, मैं बस अपनी जगह पर तुम्हें देखना चाहता हूं, इसलिए तुम्हारा सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, बुल्ला ने जवाब दिया। उग्रमल ने कभी अपने पिता को इतना भावुक होते नहीं देखा था। उग्रमल को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक उसे क्या हो गया था। कुछ सोचते हुए उसने पूछा, डैड, क्या राका और उसकी मां मेरे खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहे हैं? मायूस होकर सिर हिलाते हुए बुल्ला ने कहा, पता नहीं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं शकुंतला और संदीप का व्यवहार बदल रहा है। कुछ तो गड़बड़ जरूर चल रही है। वो राका को गद्दी पर बैठाने के लिए साजिश रच सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि गद्दी के हकदार सिर्फ तुम हो। तुम न सिर्फ उससे बड़े हो बल्कि उससे होनहार भी हो, इसलिए मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ भी हो जाए। कुछ दिन तुम गुप्त रूम में रहो और मेडिटेशन करो। बाहर निकलते ही मैं तुम्हें यहाँ का सरदार घोषित कर दूंगा। अपने पिता की आंखों में खुद के लिए चिंता देखकर उग्रमल ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। आपके रहते मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उसकी बात सुनकर प्यार से उसके सिर पर हाथ घुमाते हुए बुल्ला ने कहा, तुम्हारी मां बहुत पहले हम दोनों को अकेला छोड़कर चली गई थी। तुम मेरे पास उसकी आखिरी निशानी हो। मैं तुम्हें खोने का रिस्क नहीं ले सकता हूं। इतना बोलकर उसने अपने हाथ हिलाए। अचानक वहां एक रोशनी का गुबार सा बन गया। बुल्ला ने उग्रमल को गले लगाया और रोशनी में जाने का इशारा किया। जैसे उग्रमल उस रोशनी में समाया, वो गुबार गायब हो गया। गहरी सांस लेते हुए बुल्ला बड़बड़ाया, जब तक मेरे पास ये खजाना है, मैं किसी का प्लान कामयाब नहीं होने दूंगा। क्या दिव्य झरने के पानी से रोशन और वीर ठीक हो जाएंगे? और क्या उसके बाद विक्रांत, संध्या, आरती और मायरा को वहां से निकाल पाएगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कुछ अजीब हुआ है में पहुंच गए। जब संदेश ने सुना कि झरने का पानी सूख गया था और विक्रांत भी गायब था, तो शॉक्ड होते हुए वो बड़बड़ाया, अगर झरने का पानी विक्रांत की वजह से सूखा है तो ये बात जसवंत को समझानी बहुत मुश्किल हो जाएगी। नहीं सरदार, विक्रांत इतने बड़े झरने को सुखाने में कैसे सक्षम हो सकता है? मुझे नहीं लगता ये उसका काम है, रजनी ने जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर कुछ सोचते हुए संदेश ने कहा, ठीक है, जब तक विक्रांत वापस नहीं आ जाता इस बारे में किसी से चर्चा मत करना। विक्रांत के वापस लौटने का इंतजार करने के अलावा अब उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। संदेश बेचैनी में इधर से उधर चक्कर काट रहा था। तभी दौड़ता हुआ विक्रांत वहां पहुंच गया। उसे देखते ही संदेश ने जल्दी से पूछा, विक्रांत कहां थे तुम और क्या हुआ है तुम्हें? विक्रांत पसीना पसीना हो रहा था और जोर जोर से हाँफ रहा था। हाथ के इशारे से उसने पानी मांगा। रजनी ने जल्दी से उसे पानी का गिलास पकड़ाया। एक ही सांस में वो सब गटक गया और फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, वहां पहले कोई संप्रदाय था। झरने का पानी गायब होने के पीछे जरूर कोई गहरा राज है। इस पत्थर के पीछे मुझे किसी परिवार के होने का शक है।
उसकी बात सुनकर सिर हिलाते हुए धीमी आवाज में संदेश ने कहा, तुम्हारा शक बिल्कुल सही है। उस जगह पहले एक बहुत बड़ा पैलेस था, वहां एक बड़ा परिवार रहता था, लेकिन बाद में अचानक वो गायब हो गया। किसी को नहीं पता कि वो लोग कहाँ गए। कुछ लोगों ने उन्हें ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ भी पता नहीं लग पाया। धीरे धीरे सब लोग उनके बारे में भूल गए। कहानी सुनने के बाद आंखें सिकोड़ते हुए विक्रांत बोला, क्या किसी ने उन पत्थरों को तोड़कर उनके पीछे देखने की कोशिश की? हाँ, लेकिन कोई ये करने में कामयाब नहीं हो पाया। अब लोग सिर्फ उस झरने की वजह से वहां जाते हैं। अगर झरना नहीं होता तो शायद कोई वहां जाता भी नहीं, संदेश ने जवाब दिया। वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी भीमा बाहर से दौड़ते हुए आया और हांफते हुए बोला, सरदार, बहुत से लोग झरने के पीछे वाली पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कोई बड़ी गड़बड़ हुई है। जसवंत ने आपको जल्दी से बुलाया है। संदेश समझ गया कि उसके कहने पर ही जसवंत ने विक्रांत को कुछ दिनों के लिए झरना सौंपा था, और अब जो गड़बड़ हो गई थी वो उसी बारे में संदेश से सवाल जवाब करने वाला था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। तभी विक्रांत ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं कह दूंगा कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं, अगर तुम वहां गए तो युद्ध शुरू हो जाएगा और वो लोग तुम्हें मार देंगे, हाथ हिलाते हुए संदेश ने कहा। फिर कुछ सोचते हुए उसने रजनी और भीमा से कहा, तुम दोनों की जिम्मेदारी है, हमारे यहां से कोई भी मेरे आने से पहले घर से बाहर ना निकले। वो लोग कुछ बोलते उससे पहले ही विक्रांत बोल पड़ा, सर आप चिंता मत कीजिए, मुझे एक बार वहां जाने दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि पत्थरों के पीछे क्या है और झरना क्यों सूख गया है। मुझे लगता है मैं फिर से सब ठीक कर सकता हूं। संदेश ने कुछ सोचा और फिर कहा, ठीक है, तुम रजनी और भीमा को भी साथ ले जाओ और सावधान रहना। अगर उन लोगों को पता लगा कि ये सब तुम्हारा किया धरा है तो वो सब साथ मिलकर तुम पर हमला कर देंगे। मैं ध्यान रखूंगा, विक्रांत ने जवाब दिया। उसके बाद विक्रांत, भीमा और रजनी पहाड़ की तरफ निकल गए और संदेश जसवंत से मिलने चला गया। जसवंत ने आसपास के सभी कबीलों की बैठक बुलाई थी। बुल्ला भी बैठक में शामिल होने वाला था। अब तक राका भी ठीक हो चुका था। मीटिंग में जाने से पहले राका को अपने पास बुलाकर बुल्ला ने उससे कहा, क्या तुमने सुना कि झरने वाले पहाड़ों में कुछ हरकत हुई है? राका ने सिर हिलाया। गहरी सांस लेते हुए बुल्ला ने फिर से कहा, तो लोगों का मानना है कि सालों पहले जो महल परिवार समेत विलुप्त हो गया था वो शायद अब दिख गया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ और अगर वहां कोई खजाना मिले तो उसे लूट लो। उसकी बात सुनकर शॉक्ड होते हुए राका ने पूछा, लेकिन मैंने सुना है कि वो जगह बहुत खतरनाक है, आप मुझे वहां क्यों भेजना चाहते हैं? हल्के से मुस्कुराते हुए बुल्ला ने कहा, मैं चाहता हूं कि वो खजाना पाकर तुम बहुत पावरफुल बन जाओ। उग्रमल तो विक्रांत से पिटने के बाद गायब हो गया, वो मुझसे बात तक नहीं कर रहा है। मेरी सारी उम्मीद तुम पर ही टिकी है। मैं आज मीटिंग में जा रहा हूं और तुम जाओगे पहाड़ों पर। बुल्ला के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर राका खुश हो गया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, ठीक है, मैं जाऊंगा और आप चिंता मत कीजिए, खजाना मुझे ही मिलेगा। उसकी पीठ थपथपाते हुए बुल्ला ने कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगर कोई भी तुम्हारे और खजाने के बीच में आए तो उसे बिना रहम के मार देना। इतना बोलकर बुल्ला जाने लगा। उसको जाते देख पीछे से राका बोल पड़ा, क्या मैं संदीप अंकल को भी अपने साथ ले जा सकता हूं? बुल्ला ने कातिलाना नजरों से उसकी तरफ देखा और अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, नहीं, उसे घर में ही रहने दो। उग्रमल, मैं और तुम तीनों ही यहां नहीं होंगे तो कोई घर पर होना चाहिए। इतना बोलकर बुल्ला जल्दी से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद खुशी से उछलता हुआ राका शकुंतला के पास पहुंचा और उससे कहा, मां, मैं पीछे के पहाड़ों पर जा रहा हूं, वहां वो विलुप्त महल मिल गया है और खजाना पाने के लिए पिताजी ने मुझे वहां जाने के लिए चुना है। संदीप भी उस वक्त वहीं खड़ा था। राका की बात सुनकर शकुंतला ने शॉक्ड होकर संदीप की तरफ देखा और फिर राका से कहा, बुल्ला खुद तुम्हें वहां भेज रहा है? ये बात हजम नहीं हो रही है। वो उग्रमल को क्यों नहीं भेज रहा? वो उससे नाराज है। उन्हें इंप्रेस करने का मेरे पास यही मौका है। अगर मैंने खजाना पा लिया तो वो जरूर मुझे ही कबीले का सरदार चुनेंगे। राका ने जवाब दिया। राका सिर्फ शकुंतला की तरफ देख रहा था। वो संदीप से नजरें भी नहीं मिला रहा था। उसे देखकर संदीप असहज हो रहा था। शकुंतला कुछ सोच रही थी। धीमी आवाज में उसने कहा, ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन अपने चाचा को भी साथ ले जाओ। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो चाचा संभाल लेंगे। नहीं, पिताजी ने उनको घर पर रहने के लिए बोला है। हम लोग यहां नहीं होंगे तो कोई तो घर संभालने के लिए चाहिए ही ना। और आप चिंता क्यों कर रही हो? मैं अब कोई बच्चा नहीं रहा। ऐसे छोटे मोटे मामले में अकेला हैंडल कर सकता हूं। आप देखना, खजाना भी मेरा होगा और उसके बाद ये कबीला भी।
कहते हुए राका जल्दी से बाहर निकल गया। उसके बाद ज्यादा देर ना करते हुए उसने कुछ आदमियों को साथ लिया और जल्दी से पहाड़ों की तरफ बढ़ गया। इस वक्त बहुत से लोग खजाना पाने के लिए उसी तरफ दौड़ रहे थे। जब राका ने इतने लोगों को पहाड़ों पर चढ़ते देखा तो वो जोर से चिल्लाया, कोई फायदा नहीं है ऊपर जाने का, ये एरिया अब मेरे कब्जे में है। अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते हो तो जल्दी निकल जाओ यहां से। उसकी आवाज सुनकर 2-3 लोगों ने पीछे मुड़कर देखा और तीखी मुस्कान से एक आदमी बोला, आ जाओ तुम भी। सबको यही लग रहा है कि खजाना उसी का है, लेकिन मुकाबले के बाद ही पता लगेगा कि खजाना किसके हाथ लगेगा। उसकी बात सुनने के बाद राका ने अपने साथियों से कहा, जाल बिछा लो, आज बड़ी जंग होने वाली है, तुम सब लोग तैयार रहना। खजाना हर हाल में सिर्फ हमारा ही होना चाहिए। राका और उसके आदमी भी सावधानी से आगे बढ़ने लगे। तब तक विक्रांत भी वहां पहुंच चुका था। विक्रांत ने जब वहां इतने सारे पावरफुल लोगों को देखा तो वो शॉक्ड हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी वहां इतनी भीड़ जमा हो जाएगी। उन्हें देखते हुए वो आगे बढ़ने का प्लान बना ही रहा था, तभी एक लड़का तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। जब वो विक्रांत के बिल्कुल पास पहुंचा तो विक्रांत ने देखा वो लड़का कोई और नहीं, अभिनव था। शॉक्ड होते हुए विक्रांत ने पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? विक्रांत जानता था कि अभिनव दूसरे सीक्रेट जोन से था। अभिनव ने धीमी आवाज में जवाब दिया, जब से ड्रैगन लॉक आइलैंड वाला हादसा हुआ है, हमारे कबीले के लोगों की पावर्स ही चली गई हैं। तब से पावर्स बढ़ाने के लिए हम लोग इधर से उधर भटक रहे हैं, लेकिन आप यहां क्या कर रहे हैं? हल्के से मुस्कुराते हुए विक्रांत बोला, मेरा भी तुम्हारे जैसा ही हाल है। एक तरफ रोशन और वीर घायल है और दूसरी तरफ संध्या की पावर्स चली गई हैं। वो सीक्रेट एरिया में फंसी हुई है। सिर हिलाते हुए निराश आवाज में अभिनव बोला, हम दोनों ने यहां पहुंचने में देर कर दी है। यहां पर पहले से ही किसी ने कब्जा कर लिया है। किसने कब्जा कर लिया और कौन है इतना दबंग? विक्रांत ने शॉक्ड होते हुए पूछा। गहरी सांस लेते हुए अभिनव बोला, पता नहीं, यहां के किसी कबीले का ही लड़का है, राका नाम है उसका। उसने जाल बिछा रखा है और एक एक कर सबको मार रहा है। उसकी बात सुनकर विक्रांत के बोलने से पहले ही गुस्से में दांत पीसते हुए रजनी बोली, उसकी इतनी हिम्मत कि हमारे रहते वो कब्जा करेगा? उससे डरने की जरूरत नहीं है, मैं चुटकियों में उसको धूल में मिला दूंगी। रजनी को इतने गुस्से में देखकर अभिनव की आंखें चौड़ी हो गई। उसने अब तक विक्रांत के पीछे खड़े भीमा और रजनी को देखा ही नहीं था। उसकी तरफ देखते हुए धीमी आवाज में उसने विक्रांत से पूछा, ये लड़की तुम्हारी दोस्त है क्या? हाँ, और इसकी पावर्स बहुत ऊंचे लेवल की है। तुम चिंता मत करो, आज यहां जो भी मिलेगा वो हमारा ही होगा। विक्रांत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अभिनव का मुंह सदमे से खुला का खुला रह गया। तभी उसके पीछे से एक चापलूसी भरी आवाज आई, अगर विक्रांत सर और उनके पावरफुल दोस्त यहां हैं तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? खजाना तो हमारा ही होगा। विक्रांत ने देखा अभिनव के पीछे हरपाल गर्दन झुकाए खड़ा था। उसे देखकर विक्रांत शॉक्ड हो गया। ड्रैगन लॉक आइलैंड पर हरपाल ने अभिनव और विक्रांत दोनों के साथ ही झगड़ा किया था। अभिनव ने धीमी आवाज में विक्रांत से कहा, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब से ये हमारे साथी है। मुस्कुराते हुए विक्रांत ने सिर हिलाया और फिर बोला, ठीक है, फिर आप सब लोग मेरे पीछे रहो। मेरे आदेश के बिना तुम में से कोई भी कुछ नहीं करेगा। सबने सिर हिलाया और विक्रांत के पीछे पीछे आगे बढ़ने लगे। क्या विक्रांत को उस जगह से संध्या की पावर्स वापस पाने का तरीका मिलेगा? और क्या विक्रांत रोशन और वीर को ठीक कर पाएगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जैसा तुम बोलोगे सब वैसे ही करेंगे। आगे बढ़ते हुए रजनी ने विक्रांत से कहा। थोड़ा आगे चलते ही दो लोग जल्दी से विक्रांत की तरफ बढ़े। उनकी आंखों में जानलेवा इरादे थे। रजनी उन दोनों को पहचान गई थी। वो सीक्रेट एरिया में ब्लैक एंड व्हाइट फाइटर्स के नाम से जाने जाते थे। उन्हें देखते ही रजनी के चेहरे से हंसी गायब हो गई थी। उसे पता था कि ब्लैक एंड व्हाइट फाइटर की ताकत के सामने उसकी ताकत कुछ भी नहीं थी। वो दोनों मिलकर अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा सकते थे। रजनी ये सोच ही रही थी कि तभी विक्रांत ने अपने कदम आगे बढ़ाए और रजनी से कहा, तुम एक तरफ बैठ जाओ और लड़ाई का आनंद लो। देखो मैं कैसे इन दोनों की ताकत को खींचता हूं। विक्रांत के शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। रजनी ने सिर हिलाया और एक तरफ हट गई। विक्रांत को आगे बढ़ता देखकर उनमें से एक फाइटर ने हंसते हुए विक्रांत से कहा, तुम सच में पागल हो। तुम बस साधारण दुनिया के एक मामूली से इंसान हो, फिर भी तुम हमसे उलझने की हिम्मत कर रहे हो। तुम्हें तो मैं अकेला ही खत्म कर दूंगा। उसकी बात सुनकर विक्रांत और भी ज्यादा गुस्से में आ चुका था।
उस फाइटर और विक्रांत के बीच एक जोरदार लड़ाई हुई। उस फाइटर के सारे दांव विक्रांत के सामने फीके पड़ रहे थे। आखिरकार उस फाइटर ने अपने कदम पीछे हटा लिए। अपने साथी को हारता देख दूसरा फाइटर भी लड़ने के लिए तैयार हो गया। उस काले कपड़ों वाले ने अपने साथी फाइटर को समझाते हुए कहा, यह कमजोर बनने का नाटक कर रहा है। इसकी ताकत साधारण दुनिया के इंसान जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। यह बकरी की खाल में भेड़िया है, थोड़ा संभल कर रहना। उसके साथी को बात कुछ हजम नहीं हुई। फिर भी उसने अपनी शक्तियों से धुएं की शक्ल में कई परछाइयां विक्रांत की तरफ भेज दी। कुछ देर लड़ने के बाद विक्रांत ने उन सारी परछाइयों को अपने अंदर समा लिया और फिर उस फाइटर को भी हरा दिया। उस फाइटर ने चिल्लाकर कहा, तुम कौन हो? तुम साधारण दुनिया के आदमी तो नहीं हो। तुम तो हर तरह की टेक्निक जानते हो। विक्रांत हंसा और अंगड़ाई लेते हुए उसने कहा, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी टेक्निक तुम लोगों से निपटने के लिए बिल्कुल सही है। विक्रांत ने उसे एक और लात मार दी और उन दोनों को तब तक पीटा जब तक वो अधमरे नहीं हो गए। वो दोनों बहुत थक चुके थे। उनमें से एक ने कहा, भाई मुझे लगता है कि हमारा अंतिम समय आ चुका है, क्योंकि अगर हम बच भी गए तो भी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। दूसरा फाइटर भी कमजोरी से गर्दन नीचे करके बैठा था। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, हम भले ही खत्म हो जाएं, लेकिन इसे घुटनों पर लाना ही होगा। अब हमारे पास बस एक आखिरी हथियार बचा है। अगर तुम कहो तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वो फाइटर कुछ नहीं बोला, उसने बस हाँ में सिर हिला दिया। तभी उसके साथी ने अपने पास से एक मिट्टी की बोतल निकाली और उसका ढक्कन खोल दिया। उस बोतल में से काला धुआं निकलने लगा। उस धुएं ने एक बड़े से शैतान की परछाई का रूप ले लिया और तुरंत ही उन ब्लैक एंड व्हाइट फाइटर को निगल लिया। विक्रांत ये सब होते हुए देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये खुद के साथ ऐसा कैसे कर सकते थे। उस शैतान के पेट से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन ब्लैक एंड व्हाइट फाइटर्स के टुकड़े कर दिए गए हों। कुछ देर बाद चिल्लाने की आवाजें आना बंद हो गई और धीरे धीरे उस परछाई ने इंसानी रूप ले लिया। इस आदमी का रूप बहुत अजीब था। ये आधा सफेद और आधा काला था। जब रजनी ने उसे देखा तो उसने जल्दी से विक्रांत के पास जाकर कहा, विक्रांत ये बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उन दोनों फाइटर्स ने अपनी शक्तियों को एक कर लिया है। इसकी ताकत उन दोनों को मिलाने के बाद बहुत ज्यादा होगी। वो आदमी देखने में लंबा और ताकतवर था। उसने चिल्लाकर कहा, लड़के तुमने मेरे भाइयों को ऐसा करने के लिए मजबूर किया है, इसलिए हमें एक होना पड़ा। अब तुम्हारी कोई भी पावर्स हमारे सामने काम नहीं करने वाली हैं। इतना बोलकर वो आदमी किसी बच्चे की तरह रोने लगा और भेड़िए जैसी दर्दनाक आवाज निकालते हुए विक्रांत की तरफ दौड़ा। वो बहुत तेज था और उसके साथ तेज हवा की लहर तूफान की तरह विक्रांत की तरफ बढ़ रही थी। उसने विक्रांत को एक जोरदार लात मारी। उस आदमी के हमले का दबाव बहुत तेज था। विक्रांत हवा में उछलकर दूर जा गिरा। वहां लगे पेड़ भी उस हवा के जोर से एक तरफ मुड़ गए थे। विक्रांत को गिरता देख रजनी जोर से चिल्लाई। उस आदमी ने रजनी की तरफ देखकर कहा, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, इस बार वो नहीं बचेगा और अगली बारी तुम्हारी है। रजनी ने उस आदमी से नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं की और चुपचाप पीछे हट गई। तभी विक्रांत ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें अपने आप पर इतना ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड टूटने पर बहुत बुरा लगता है। मुझे हराना इतना भी आसान नहीं है। विक्रांत की आवाज सुनकर उस आदमी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कितने जोरदार वार के बाद भी विक्रांत को एक भी खरोच क्यों नहीं आई। कुछ देर और लड़ने के बाद और विक्रांत के वार सहने के बाद उस आदमी को पता लग चुका था कि विक्रांत से उलझना ठीक नहीं था। उसने अपने शरीर से उन ब्लैक एंड व्हाइट फाइटर की लाशें निकालकर सामने रख दी और फिर से एक परछाई का रूप लेकर वहां से भागने लगा। विक्रांत उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उस परछाई ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे वार अब मुझ पर कोई असर नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास अब कोई इंसानी शरीर नहीं है। उसकी बात सुनकर विक्रांत के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने कहा, अब मुझे वार करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो तुम्हारी आत्मा ही चाहिए। विक्रांत ने अपनी रिंग खोली। उस परछाई को लगा जैसे कोई ताकत उसे विक्रांत की तरफ धकेल रही थी। देखते ही देखते वो परछाई विक्रांत की रिंग में समा गई। लड़ाई खत्म होने के बाद विक्रांत, रजनी और बाकी लोग वहां से निकल गए और जंगल की गहराई में पहुंच गए। दूसरी तरफ राका जंगल के अंत में एक शानदार महल की तरफ पहुंच चुका था। महल को देखते ही वो जोर से चिल्लाया, वाह, यह खंडा पैलेस का खंडहर ही है। आखिर मैंने इसे ढूंढ ही लिया।
उस जगह को देखकर राका बहुत ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन अचानक ही उसकी हंसी बंद हो गई। उसने देखा कि 3 बूढ़े आदमी उस जगह की रखवाली के लिए खड़े थे। उनके शरीर से एक चमकदार रोशनी निकल रही थी। राका ने हैरानी से कहा, ये जरूर छिपे हुए कबीलों के लोग हैं जो इस महल के खजाने को पाना चाहते हैं, लेकिन अब जब हमने इसे ढूंढ लिया है तो इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। राका की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। उसके एक साथी ने उसे महल के अंदर चलने के लिए कहा। राका ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, लेकिन थोड़ा संभल कर चलना होगा। यह महल का खंडहर बहुत खतरनाक है। तुम में से कोई भी यहां अपनी जान गंवा मत देना, वरना मेरे लिए सब संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। राका अपने साथ आए लोगों को लेकर महल की तरफ बढ़ गया। उसी समय दूसरी तरफ अग्निस्वर्ण कबीले के लोग अपने साथियों को खोज रहे थे। उनका मुखिया अचानक से रुक गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। शॉक्ड होते हुए उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? ब्लैक एंड व्हाइट फाइटर मारे गए, लेकिन जब तक 6 कबीलों के महान सरदार एक साथ ना हो तब तक इन्हें मारना संभव था। इन्हें इस तरह कौन मार सकता है? उसके एक साथी ने आगे बढ़कर कहा, मुझे लगता है इन लोगों को गुरमल ने मारा होगा। मैंने सुना है उसने अपनी शक्तियों को और ज्यादा बढ़ा लिया है और वह महान योद्धा बन चुका है। उनके कबीले के एक बूढ़े आदमी ने जब ये सुना तो उसने कहा, हम लोगों को जल्दी ही अखंडा पैलेस ढूंढना होगा। यहाँ कुछ लोगों को तैनात कर दो ताकि वो लोग बाकी कबीले के लोगों को रोक सकें। दूसरी तरफ विक्रांत और रजनी भी अखंडा पैलेस को ढूंढते हुए जंगल में आगे बढ़ते जा रहे थे। इस जंगल में विक्रांत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके भी ज्यादा दूर तक नहीं देख पा रहा था। दोनों के चेहरे मुरझाए हुए थे। वो जंगल बहुत ज्यादा घना था। रजनी के चेहरे से लग रहा था कि इस जंगल में उसका दम घुट रहा था। वो जल्दी खुली हवा में जाना चाहती थी। कुछ देर चलने के बाद रजनी को वहां एक गांव दिखाई दिया। उसने खुशी से कहा, अच्छा हुआ कि इस घुटन भरे जंगल में ये खुला गांव है। अगर मैं इस जंगल में थोड़ी देर और रहती तो मैं दम घुटने से ही मर जाती। लेकिन कितनी अजीब बात है ना, कितने घने जंगल में कोई गांव है। विक्रांत ने ठंडी सांस ली और अपने सामने उस गांव को ध्यान से देखा। रजनी ने फिर से कहा, अब चाहे यहां कुछ भी हो, इस जंगल से तो कुछ अच्छा ही होगा। इतना बोलकर वो आगे बढ़ने लगी। विक्रांत ने तुरंत ही उसे रोक लिया। रजनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गड़बड़ क्या थी। उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक बूढ़ा आदमी एक पत्थर पर बैठा इधर उधर घूम रहा था। उसके पास ही एक बच्चा खेल रहा था। विक्रांत ने कहा, मुझे महसूस हो रहा है कि यह सब सच नहीं है। यह किसी तरह का भ्रम जाल बनाया गया है। अगर ऐसा है तो हम चलकर उस बूढ़े आदमी से ही पूछ लेते हैं। कहते हुए रजनी आगे बढ़ गई। विक्रांत भी उसके पीछे चलता रहा। रजनी ने सम्मान से बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा ये कौन सी जगह है? यहां तक सिर्फ रजनी और विक्रांत ही पहुंचे थे। बाकी लोग बहुत पीछे रह गए थे। बूढ़े आदमी ने उन दोनों को ध्यान से देखा। वो बूढ़ा आदमी और बच्चा सच में ही एक भ्रम था जो कबीले के लोगों का रास्ता भटकाने के लिए बनाया गया था। विक्रांत को यह पहले ही आभास हो चुका था। उस बूढ़े आदमी ने जब उन दोनों को देखा तो उसे वो किसी कबीले के नहीं लग रहे थे। इसलिए उसने पूछा, तुम दोनों कौन हो? रजनी कुछ बोलते उससे पहले ही विक्रांत ने कहा, हम पहाड़ी लोग हैं। हम गलती से यहां आ गए। हम बहुत देर से इस जंगल में चल रहे हैं। शायद हम रास्ता भटक गए। क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सी जगह है? उस बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, ये अमर गांव है। मेरे पूर्वज पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं। अमर गांव का नाम सुनकर रजनी ने पूछा, अमर गांव का क्या मतलब हुआ? इस गांव में सब अमर हैं क्या? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बच्ची, हमारे गांव से दिव्य झरने की धारा बहती है, जिसकी वजह से हमारे लोग ज्यादा समय तक जीते हैं। इसलिए इसका नाम अमर गांव है। दिव्य झरने की बात सुनकर रजनी के चेहरे पर चमक आ गई। उसने आगे बढ़कर उस झरने को देखने की कोशिश की, लेकिन विक्रांत ने उसे रोक दिया और कहा, तुम यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूं कि क्या सच में यह दिव्य झरने की धारा ही है या कुछ और है। विक्रांत उस पानी की धारा के नजदीक चला गया और उसने अपना हाथ पानी में डाल दिया। अचानक उसके शरीर में हलचल हुई, मानो किसी सांप का जहर शरीर में चला गया हो। उसने अपना हाथ बाहर निकाल लिया। अपनी ताकत से उसने उस जहर को तुरंत ही खत्म कर दिया। विक्रांत ने रजनी से कहा, उन ब्लैक एंड व्हाइट फाइटर्स को मारने पर अग्निस्वर्ण कबीले के लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं। तुम्हें संभल कर रहना होगा। विक्रांत की बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी अचानक खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाकर बोला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है
कि तुमने ब्लैक एंड व्हाइट फाइटर्स को मारा है? तुम दोनों मिलकर भी उनका सामना नहीं कर सकते। तुम सिर्फ एक मामूली से इंसान हो, फिर भी तुम इतने घमंडी कैसे हो सकते हो? अब तुम दोनों को मेरे हाथों मरना पड़ेगा। सबसे पहले तुम्हारी ही बारी है। उसने विक्रांत की तरफ नजरें घुमाई। बूढ़ा आदमी लड़ाई के लिए तैयार हो गया। विक्रांत ने रजनी को एक तरफ धकेला और अपनी तलवार निकाल ली और शांत स्वर में कहा, आ जाओ, तुम्हें भी उनके पास भेज देता हूं, फिर पूछ लेना उन्हें किसने मारा था। आखिर क्या मिलने वाला है विक्रांत को उस गांव में? क्या विक्रांत के साथ कोई चमत्कार होने वाला है? क्या वो यहां से सही सलामत वापस निकल पाएगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तुम जैसा मामूली लड़का कितनी देर तक मेरा सामना कर सकता है? अच्छा होगा कि तुम पहले ही मेरे सामने घुटने टेक दो, तकलीफ कम होगी तुम्हें। उस बूढ़े आदमी ने गुस्से में विक्रांत को घूरते हुए कहा। विक्रांत अब रुकने वाला नहीं था। उसने लड़ाई स्टार्ट कर दी थी। उसकी तलवार से भयानक रोशनी निकल रही थी। लगभग आधे घंटे तक लड़ने के बाद बूढ़े आदमी ने हार मान ली। विक्रांत की तलवार उसकी गर्दन पर रखी हुई थी। विक्रांत जानता था कि इस बूढ़े को मारने का कोई फायदा नहीं था, लेकिन अगर वो उसका साथ दे तो विक्रांत बहुत जल्दी उस पैलेस तक पहुंच सकता था। विक्रांत ने उस बूढ़े को धमकाते हुए कहा, क्या हुआ? कुछ देर पहले तो तुम मुझे घुटने टेकने के लिए कह रहे थे और अब खुद घुटनों पर मेरे सामने बैठे हो। बताओ तुमने ये सब क्यों किया? क्यों फैलाया ये भ्रमजाल? वो बूढ़ा किसी बच्चे की तरह रोने लगा। उसने हाथ जोड़ते हुए विक्रांत से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। हमारे कबीले के सरदार ने मुझसे ये करवाया है। मेरा नाम मिथुन है और मैं विशाखा पहाड़ी का रहने वाला हूँ। कबीले के लोगों से हारने के बाद वो मुझे अपने साथ यहाँ ले आए थे। मैं तो सिर्फ उनका कहा मान रहा था। विक्रांत को समझ नहीं आ रहा था कि बूढ़ा सच कह रहा था या नहीं, लेकिन अखंडा पैलेस को जल्दी ढूंढने के लिए उस बूढ़े मिथुन को साथ लेना भी जरूरी था। विक्रांत ने चिल्लाकर कहा, मैं कैसे मान लूं कि तुम सच कह रहे हो सकता है कि पहले की तरह भी तुम हमें भ्रम में डाल रहे हो। इतना बोलकर विक्रांत ने तलवार से उस पर वार करने के लिए तलवार को ऊपर उठा लिया। मिथुन बुरी तरह घबरा गया। वो विक्रांत के पैरों में गिर गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मेरा विश्वास करो, मैं सच कह रहा हूं, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूं। अगर तुम मेरी जान बख्श दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल अखंडा पैलेस तक जल्दी पहुंचा दूंगा। अखंडा पैलेस का नाम सुनकर विक्रांत की आंखों में चमक आ गई। वो हर हाल में जल्द से जल्द उस पैलेस तक पहुंचना चाहता था। रजनी ने भी इशारे से विक्रांत को मिथुन की बात मानने के लिए कहा। विक्रांत ने शांत होकर धीमी आवाज में कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे अखंडा पैलेस के अंदर तक ले जाओगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, लेकिन अगर बीच में तुमने कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो याद रखना, तुम्हारे लिए यह अच्छा नहीं होगा। मिथुन ने विक्रांत की सारी शर्तें मान ली। उसने अपना हाथ घुमाया और वहां बना भ्रम जाल तुरंत ही गायब हो गया। वहां फिर से सिर्फ घना जंगल दिखने लगा था। विक्रांत और रजनी मिथुन के पीछे पीछे चलने लगे। लगभग 10 मिनट बाद ही वो लोग अखंडा पैलेस के खंडहरों के पास थे। विक्रांत ने देखा कि राका पहले से ही वहां था। राका ने वहां रखवाली कर रहे दूसरे कबीले के लोगों को खत्म कर दिया था। विक्रांत को देखकर वो गुस्से में आ गया था। उसने चिल्लाकर कहा, हर चीज में टांग अड़ाने की तुम्हारी आदत हो चुकी है, लेकिन मैं तुम्हारी ये हर बार की मनमानी नहीं चलने दूंगा। निकल जाओ यहां से वरना मारे जाओगे। विक्रांत को पता था कि उससे लड़ाई में सिर्फ उसका समय ही बर्बाद होगा, इसलिए उसने राका को समझाते हुए कहा, हम दोनों का एक ही मकसद है, जो है इस महल के अंदर तक पहुंचना। अगर हम साथ मिलकर अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि हमें कम समय लगे। विक्रांत के बोलते ही राका शॉक्ड हो गया। उसने कुछ सोचा, फिर तुरंत ही उसका गुस्सा शांत हो गया। वो विक्रांत की ताकत के बारे में जानता था। उसे पता था कि विक्रांत के साथ रहने से रास्ता आसान हो सकता था। और रही बात विक्रांत को खत्म करने की, तो वो पैलेस में पहुंचने के बाद भी किया जा सकता था। हल्के से मुस्कुराकर धीमी आवाज में उसने कहा, ठीक है, लेकिन ये याद रखना कि अंदर जो भी चमत्कारी चीज होगी उस पर पहला अधिकार मेरा होगा। विक्रांत भी जानता था कि राका को खत्म करना उसके बाएं हाथ का खेल था, इसलिए उसने राका की बात मान ली।
अब उनके सामने चुनौती थी उस पैलेस का बड़ा सा दरवाजा खोलने की। उसे देखते हुए राका ने कहा, हमने कई तरीकों से इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की है, लेकिन यह टस से मस तक नहीं हुआ। मुझे लगता है कि इसे जादुई शक्तियों से बंद किया गया है। तभी मिथुन आगे आया और विक्रांत से बोला, यह सही कह रहा है, इस दरवाजे को खास मंत्रों से बांधा गया है। यह तभी खुल सकता है जब 6 कबीलों के सरदार एक साथ इकट्ठा हों। मिथुन की बात सुनकर विक्रांत मुस्कुरा दिया। उसे पता था कि उसकी पावरफुल तलवार के सामने कोई जादुई मंत्र काम नहीं करने वाला था। विक्रांत ने अपनी तलवार निकाली और सभी को एक तरफ हटने का इशारा किया और उस दरवाजे पर एक जोरदार वार कर दिया। विक्रांत के एक ही वार से वो दरवाजा खुल गया। राका और मिथुन उसे देखकर शॉक्ड हो गए। इतने मजबूत तंत्र को विक्रांत ने एक झटके में तोड़ दिया था। सिर हिलाते हुए सब लोग आगे बढ़ गए। पैलेस के अंदर की चीजें ऐसी लग रही थी मानो वहां रोज सफाई का काम किया जाता था। हर चीज बिल्कुल साफ लग रही थी और वहां फूलों की हल्की खुशबू भी आ रही थी। जैसे ही सभी लोग आगे बढ़े, वहां छोटे छोटे घर बने हुए थे। मिथुन ने हैरानी से कहा, मुझे नहीं पता था कि यह जगह इतनी खूबसूरत होगी। यह पैलेस तो हमारे सभी कबीलों को मिलाकर भी बहुत बड़ा है, लेकिन जहां तक मुझे पता है, जितना शांत ये लग रहा है, असल में उतना ही खतरनाक है। विक्रांत ने उस जगह को गौर से देखा। उसे वहां कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस जगह को गहराई से महसूस करने की कोशिश की। उसे कुछ बहुत ही अजीब महसूस हुआ। उसने अचानक अपनी आंखें खोली और जोर से चिल्लाया, कोई भी इन घरों के दरवाजों को खोलने की कोशिश मत करना। विक्रांत ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक राका एक घर का दरवाजा खोल चुका था। राका दरवाजे के सामने खड़ा विक्रांत की बात सुन ही रहा था कि तभी अचानक एक परछाई ने उसे जोर से लात मार दी। राका उछलकर दूर जा गिरा। विक्रांत चिल्लाया, यह क्या कर दिया तुमने? इन घरों में हजारों आत्माएं हैं, सब लोग सावधान हो जाओ। सभी ने अपनी तलवारें निकाल ली। वह सभी आत्माएं आजाद हो गई थी और उन सभी पर वार कर रही थी। विक्रांत ने एक मंत्र के साथ अपनी तलवार को घुमा दिया। उसकी तलवार से अनगिनत तलवारें निकली और कुछ ही पल में उन आत्माओं को खत्म कर दिया गया। विक्रांत ने राका को गुस्से में कहा, इस तरह बिना किसी जानकारी के कोई भी फैसला लेकर तुम अपने साथ औरों की जान भी मुसीबत में डाल दोगे। अच्छा होगा कि सभी एक साथ मिलकर फैसला लें और फिर कोई कदम उठाएं। राका को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन उसे विक्रांत की बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आगे चलते हुए वो लोग एक कमरे में पहुंच गए। उस कमरे में एक ताबूत बना हुआ था और उस ताबूत के कोने पर 3 चमकीले पत्थर रखे हुए थे। उन्हें देखकर राका आगे बढ़ते हुए बोला, मैंने कहा था ना कि किसी भी चीज पर सबसे पहला अधिकार मेरा होगा, तो इन पत्थरों को भी मैं ही लूंगा। मिथुन मुस्कुराया और उसने समझाते हुए कहा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वो चीज नहीं है जिसके लिए हम यहां तक आए हैं। ये तो सिर्फ एक तरह की चाबियां हैं जिसके इस्तेमाल से हम मेन दरवाजा खोल पाएंगे। राका ने तिरछी नजरों से मिथुन की तरफ देखा और हैरानी से पूछा, तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? यहां तो आज से पहले कोई नहीं आया, तो तुम इस जगह के बारे में इतना कैसे जानते हो? मिथुन मुस्कुरा दिया। उसने समझाते हुए कहा, मैं विशाखा पर्वत का रहने वाला हूं और ये वही जगह है 6 कबीलों द्वारा जिसके दिव्य झरने को संभाला जाता है। मैंने इस जगह को पहले नहीं देखा, लेकिन मेरे बुजुर्गों से मैंने इसके बारे में हजारों कहानियां सुनी हैं। मिथुन की बात सुनकर सभी को आसानी से यकीन हो गया था, क्योंकि जैसा उसने बताया था बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। आगे चलकर उन लोगों को एक दरवाजा मिला जहां उन 3 पत्थरों को लगाने की जगह बनी हुई थी। विक्रांत अब और इंतजार नहीं कर पा रहा था। उसने जल्दी से वो 3 पत्थर दरवाजे पर लगाए और वो दरवाजा खुल गया। उनके सामने का नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं था। दूर दूर तक वादियां दिख रही थी और वहां पास ही एक पानी की धारा चल रही थी। पानी के बीच में एक पेड़ लगा हुआ था जिसके फल सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे। विक्रांत ने उस जगह को देखकर उत्सुकता से मिथुन से पूछा, क्या ये दिव्य झरने का पानी है? मिथुन ने जवाब देते हुए कहा, हाँ,
और यही वो जगह है जहां से साधारण पानी दिव्य पानी बनता है। विक्रांत को कुछ समझ में नहीं आया। उसने सवालिया नजरों से मिथुन की तरफ देखा। मिथुन ने फिर कहा, असल में ये सारा कमाल इस दिव्य पेड़ का है, जिसको छूने से ही ये पानी दिव्य बन जाता है। इसके फल इस पानी से भी कहीं ज्यादा चमत्कारी हैं। एक फल खाने से ही कोई भी घायल इंसान पल भर में ठीक हो सकता है। उसकी पावर्स वापिस आ सकती हैं। मिथुन की बात सुनकर विक्रांत के चेहरे पर खुशी आ गई। उसके सामने वीर, संध्या और रोशन का चेहरा आ गया। वो जल्द से जल्द उन लोगों को ठीक करना चाहता था और संध्या को बाहर निकालना चाहता था। विक्रांत आगे बढ़ने वाला था कि राका उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। राका चिल्लाकर बोला, जिस चीज के लिए मैंने इतने समय तक इंतजार किया, क्या मैं तुम्हें वो इतनी आसानी से लेने दूंगा? विक्रांत समझ गया था कि राका सिर्फ यहां तक पहुंचने के लिए इतनी देर शांत था। उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपना गुस्सा दबाकर राका को समझाते हुए कहा, यह समय लड़ने का नहीं है। जो चीज हमें चाहिए वो ठीक हमारे सामने है। हम मिलकर उन दिव्य फलों को आपस में बांट सकते हैं। राका ने विक्रांत की बात का जवाब देते हुए कहा, इस पेड़ पर सिर्फ 8 फल हैं, जिसमें से 5 फल मेरे साथी कबीले के सरदार ध्रुव के लिए है और 3 फल मुझे चाहिए। तो तुम इनसे दूर ही रहो तो अच्छा है। राका जिस कबीले की बात कर रहा था, उस कबीले का सरदार ध्रुव राका के साथ ही आया था। राका की बात सुनकर वो आगे आकर बोला, हाँ, राका ठीक कह रहा है और हम तुम्हें इस तरह इन फलों का हकदार नहीं बनने देंगे। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी पीछे से आवाज आई, वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे हिस्से के बारे में कौन बात करेगा? सभी ने मुड़कर पीछे देखा। दरवाजे पर अग्नि स्वर्ण कबीले का सरदार और उसके आदमी खड़े थे। अग्नि कबीले के मुखिया वीरू ने कदम आगे बढ़ाया। तभी उसकी नजर मिथुन पर पड़ी। उसने हैरानी से पूछा, तुम यहां? मुझे तो लगा तुम मर चुके हो, इसलिए हम जंगल में आगे बढ़ गए। तुम यहां क्या कर रहे हो? मिथुन घुटनों पर बैठ गया और घबराए हुए स्वर में बोला, सरदार, मैं विक्रांत के सामने कमजोर पड़ गया था, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए मुझे उसके साथ आना पड़ा। वीरू को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने पहले विक्रांत से निपटने का सोचा। विक्रांत भी राका की बात से गुस्से में था। उसने चिल्लाकर राका से कहा, पहले तो मैं मिल बांट कर फल ले रहा था, लेकिन अब किसी को कुछ नहीं मिलेगा। यहां जो कुछ भी है वो सिर्फ मेरा है। इतना बोलकर विक्रांत ने अपनी तलवार निकाल ली। राका भी लड़ने के लिए तैयार था। विक्रांत ने राका को एक बार फिर बुरी तरह पीट दी। ध्रुव और वीरू को भी विक्रांत की पावर्स का अंदाजा हो गया था, इसलिए उन्होंने बीच में बोलना ठीक नहीं समझा। लड़ाई खत्म होने के बाद वीरू ने मिथुन की तरफ देखकर कहा, तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा अब तक नहीं मिली है, इसलिए आगे बढ़ो, उस पेड़ से वो फल तोड़ कर लाओ। वीरू जानता था कि उस पेड़ पर चढ़ना खतरनाक था। मिथुन को भी यह पता था कि अगर उसने बात नहीं मानी तो उसे जान से हाथ धोना पड़ सकता था। वो बिना किसी सवाल के पेड़ पर चढ़ गया। विक्रांत को महसूस हुआ कि मानो वो पेड़ इंसान की तरह सोच पा रहा था। उसने पेड़ के तने पर हाथ रख लिया। पेड़ शांति से उसी तरह खड़ा रहा और मिथुन ने उस पेड़ पर लगे वो 8 फल तोड़ लिए। जब मिथुन नीचे उतरा तो वीरू उसमें से कुछ लेना चाहता था, लेकिन विक्रांत की ताकत देखकर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। मिथुन ने सारे फल विक्रांत की झोली में डाल दिए। विक्रांत के चेहरे पर चमक आ गई। मन ही मन वो बड़बड़ाया, मैं आ रहा हूं संध्या। क्या इन फलों की मदद से संध्या, आरती और मायरा की पावर्स वापस लौट आएंगी? और क्या विक्रांत इनकी मदद से रोशन और वीर को भी बचा लेगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।